हर कोई ना कोई जिंदगी में स्कूल लाइफ से जरूर गुजरता ही है और वहाँ पढ़ाई करने जाता ही है। स्कूल में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, जिसे कोई नहीं पढ़ना चाहता। सबके मार्क्स भी बहुत कम आते हैं और सबको बहुत टफ लगता है। मगर आज इस डिजिटल दुनिया में उस हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कुछ लोग, और उन्हीं में से अलग अलग तरीके ढूंढकर, अलग अलग टेक्टिक्स ढूंढकर लोगों तक उस कंटेंट को पहुंचाना। और आज एक नया टर्म भी सुनने को अक्सर मिलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी पर जो फेक चीज़ें हैं उनको हिस्ट्री मान लिया जाता है, उन तथ्यों को भी बताना। और वास्तव में हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के मायने क्या हैं, जो लोग हमेशा इससे भागते हैं वहीं कुछ लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है उनमें और बाकी लोगों में, और इसे कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि सब लोगों तक वो जानकारियां पहुंचाई जा सकें जिन्हें जानना आज एक आम व्यक्ति के लिए भी ऐसा हो जाता है जैसे कि जब वो पढ़ें लिखें और अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं तो वो सही जानकारी हो, जरूरी हो जाता है। तो आज ऐसे ही कुछ गेस्ट हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर रुचिका शर्मा, जो कि एक हिस्टोरियन है। आराम से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना रही हैं। और इनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर हर वीडियो में एक नया आई शेडो के साथ आप वीडियो बनाते हैं, तो वो दिलचस्प है, उस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कहाँ की आप रहने वाली हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ? तो मेरा दिल्ली में ही जन्म हुआ। अच्छा, आप दिल्ली? पंजाबी हूँ, दिल्ली में बॉर्न ब्रॉट अप। पर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दोनों सेट, नाना नानी दादा दादी, वो पाकिस्तान से थे। और पार्टीशन के बाद यहाँ आए। तो मेरी नानी सियालकोट से थी और मेरे नाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात गुजरांवाला, और मेरी दादी डिस्ट्रिक्ट गुजरात गुजरांवाला और मेरे दादा सियालकोट से। तो वेरी इंटरेस्टिंग मैच मेड इन हेवन टाइप्स था मेरे पेरेंट्स का। और क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं तो जब भी मेरे दादा दादी नाना नानी मिलते थे, तो क्योंकि एक दूसरे के विलेज से ही थे, सो दे वुड ऑलवेज बी लाइक कि तुसी ते मेरे भरा एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा आधे से ज़्यादा बचपन कुतुब के पास गुजरा है। मेहरौली में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने लैंड लेके घर बनाया था पार्टीशन के बाद, और वहाँ फर्स्ट 13 ईयर्स मैं वहाँ रही थी। मेरे घर से कुतुब दिखता था, मेरी बड़ी विविड मेमोरी है। इनफैक्ट मेरा हिस्ट्री में रुझान भी इन दो फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेरी दादी, मेरी नानी मुझे काफ़ी सारी कहानियाँ बताती थी। आपने कुतुब के किस्से खूब सुने होंगे? कुतुब के किस्से खूब सुने हैं, पार्टीशन के किस्से खूब सारे सुने हैं। मेरी दादी का खासकर काफ़ी थोड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा, पर पार्टीशन को लेकर। जी, पार्टीशन को लेकर। पर उनका जो टाइम था पाकिस्तान में, क्योंकि वो वहाँ पली बड़ी थी, पैदा हुई थी, वो काफ़ी अच्छा था। तो वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन देती हैं उसका, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। मेरे दादाजी मिलिट्री में थे। अच्छा। तो वो अपनी कहानियाँ बताते थे काफ़ी सारी, इज़ वेरी फैसिनेटिंग। तो क्योंकि मेरा अधिकांश बचपन मेरे दादा दादी नाना नानी के साथ गुजरा है, तो मुझे काफ़ी सारी हिस्ट्री की कहानियाँ सुनने को मिलती थी, तो मेरा वहाँ से भी काफ़ी इंटरेस्ट है। और कुतुब मैं अपने घर से देखा करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी मॉन्यूमेंट। इनफैक्ट जो मैंने सबसे पहला एपिसोड भी बनाया था आई शैडो इतिहास, वो कुतुब मीनार की हिस्ट्री पे ही बनाया था, क्योंकि वो थोड़ी क्लोज है मेरे दिल को। उसके बाद खैर मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी, तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया घर। बट अभी भी हम दिल्ली में ही एनसीआर में रहते हैं, तो मैं दिल्ली की ही। तो आपकी स्कूलिंग भी मेहरौली में हुई? स्कूलिंग मेरी मोतीबाग में हुई। मोतीबाग। साधु आसवानी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स करके है एक। एक ही स्कूल में थे फर्स्ट से 12th तक? नहीं, तो 8th के बाद क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने शिफ्ट कर लिया घर, तो तब मैं ये मयूर विहार में एल्कॉन पब्लिक स्कूल है, तो मैंने 9th 10th 11th 12th वहाँ से किया। फर्स्ट से 8th तक एक स्कूल में थे? फर्स्ट से 8th तक। देन 9 to 12th एक स्कूल? जी जी जी। कैसे थे पढ़ाई? कैसे थी पढ़ाई? बहुत अच्छी थी पढ़ाई। अच्छा। एंड मैं ये मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा टॉप 3 में तो आती ही थी हर क्लास में। मेरी मम्मी बहुत बड़ी इसकी मोटिवेशन थी, वो अपने टाइम में भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो मैं बचपन से उनकी कहानियाँ सुनती थी, तो मुझे भी लगता था कि मुझे मम्मी जैसा स्मार्ट बनना है एंड स्कूल में हमेशा टॉप 3 में आना है। तो मैं टॉप 3 में हमेशा आती थी। आई वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग किड। मैं बहुत मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी, तो मैं अभी भी हूँ आई थिंक। तो आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई वाज आल्सो वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग।
तो मैं डिबेट्स में, एक्सटेम्पोरी, रेसिटेशन में बहुत पार्ट लेती थी। एंड आई वाज आल्सो, मुझे सिंगिंग का हमेशा से शौक था। बाद में मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में ट्रेनिंग भी ली है, 2 साल आई हैव लर्नड इट। तो मैं स्कूल में, आई वाज पार्ट ऑफ द स्कूल कॉयर एज वेल, तो मैं गाती भी थी। अंडरग्रेड में भी, जब अभी आगे बात करेंगे कॉलेज की, तो उसमें भी काफ़ी मैंने गाया है, काफ़ी फेस्ट्स में, IIT, IIM एंड ऑल ऑफ दिस। तो गुड स्टूडेंट भी थी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। कोई स्पोर्ट्स खेलते थे स्कूल में? स्पोर्ट्स एक चीज़ है जो मुझे बचपन से लेके आज तक कभी नहीं पसंद आया। क्या? और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता था। मतलब जैसे वो होता है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब स्पोर्ट्स पीरियड आ गया है, यू नो, आज मैथ्स पीरियड की जगह स्पोर्ट्स पीरियड हो गया। और मतलब क्या, मतलब गर्मी में बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं मतलब बहुत बोरिंग उस मामले में थी। स्पोर्ट्स से मुझे बहुत खराब। इंडोर आउटडोर कुछ नहीं पसंद? कोई भी स्पोर्ट्स? इंडोर में मतलब चेस वेस खेल लेते हैं, बट चेस मुझे मेरे मामा ने सिखाया था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं तब छोटी रही होंगी, 6ठी 7वीं में रही होंगी, तो तब से लेके आज तक मुझे चेस बहुत पसंद है। मैं चेस खेल लेती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आया आज तक चेस। बड़ा डिप्लोमेटिक लगता है, जब भी समझने की कोशिश की नहीं हुआ। हाँ, नो, इट इज टफ, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। फिर वो एक वो बोर्ड गेम आता है मोनोपोली, मुझे बचपन से बड़ा पसंद था। वो भी मैं बहुत खेलती थी। बट आउटडोर गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्रिकेट में आज तक कभी इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट था। और हमारी, यू नो, लाइक जॉइंट फैमिलीज में होता है, सारी फैमिली मिलकर देख रही है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच। मुझे तब भी नहीं इंटरेस्टिंग लगता था, मुझे अब भी नहीं इंटरेस्टिंग लगता है। बैडमिंटन वगैरह कोई भी आउटडोर स्पोर्ट खेलना आता है, बट मैं शौक से नहीं खेलती। अगर मुझे कोई कहेगा कि चलो, दोस्त कोई कहेगा कि चलो खेल लेते, तो मैं खेल लूँगी। बट मुझे ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट से मुझे खेलना ही खेलना है। मुझे स्पोर्ट्स में कभी इंटरेस्ट नहीं। स्कूल में जब भी हम होते हैं, हमेशा हमारे टीचर्स कभी ना कभी 9, 10, 11 में पूछते ही है कि आगे चलकर क्या बनोगे। आपसे भी ये इस सवाल का आमना सामना हुआ ही होगा। क्या जवाब रहता था उस समय? तो मेरा एक्चुअली स्कूलिंग में एक थोड़ा वाटरशेड पीरियड था। 8th क्लास से पहले तक तो मुझे इनिशियली सबसे पहले तो मुझे पायलट बनना था, बिकॉज आई वाज रियली इनटू, यू नो, फ्लाइंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अभी भी बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई सिट इन एन एयरप्लेन, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट मुझे मायोपिया था, तो फॉर दी फोर्सेस तो मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। बट कमर्शियल, यू नो, उस समय इतना कोई वो नहीं था बात कि कमर्शियल पायलट बन जाए, तो वो मैंने ड्रीम खैर सैड होकर छोड़ दी थी। बट आई वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड आई मस्ट बीन 4th 5th क्लास और व्हाटएवर। उसके बाद आई वाज अनश्योर, एंड देन 8th क्लास में हमारी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री की टीचर थी। उससे पहले हम लोग हिस्ट्री, जैसे आपने कहा ना बोरिंग है, हम भी बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ते थे। मुझे बहुत बोरिंग लगती थी। हम लोग अंडरलाइन करते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको याद करते थे और एग्जाम में उड़ेल देते थे। उसके बाद लेकिन जब 8th में टीचर आई, शीला मैम, शीला श्रीनिवासन, आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल अलाइव, इफ शी इज, आई होप उनको पता, उन्होंने मेरी ज़िंदगी कितनी बदल दी है फॉर द बेटर। तो वो आई और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ते हैं, और हिस्ट्री आप एक किताब से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको मैं किताब से नहीं पढ़ाऊँगी, मैं कॉलेज स्टाइल लेक्चर दूंगी और आपको नोट्स लेने पड़ेंगे। इनिशियली तो मेरे को पक्का था कि हम सब फेल हो जाएंगे, बिकॉज हमने कभी ऐसे, यू नो, इस तरीके से पढ़ा ही नहीं था। बट आई वॉज अ वेरी कम्पिटिटिव चाइल्ड, और मुझे अच्छे नंबर लाने थे, मुझे टॉप 3 में होना था। तो मैं फिर लाइब्रेरी जाना शुरू हुई कि कहीं से तो हिस्ट्री के बारे में पढ़े। तब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इट रियली ओपन माई आइज टू हाउ इंटरेस्टिंग अ सब्जेक्ट हिस्ट्री। तब तो जो मुझे मन लगा हिस्ट्री में, उसके बाद आई रिमेंबर जब मैंने स्कूल चेंज कर दिया था, देन अगेन जो हमारी टीचर थी वही अंडरलाइन एंड ऑल, बट आई कुड नेवर गो बैक, क्योंकि मुझे पता लग गया था दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक, एंड यहाँ मेरा मन बहुत लगता है। तो उसके बाद से जब भी कोई मुझसे पूछता था कि आपने क्या बनना है लाइफ में, तो मैं यही बोलती थी कि मुझे हिस्ट्री में पढ़ाई करनी है, मुझे हिस्टोरियन बनना है। आप 9-10 में मतलब क्लियर थे? क्लियर थे मैम, मुझे यही करना था फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना था। हाँ, मेरे पेरेंट्स को लगता था कि बच्ची है, ऐसे ही बोल रही होगी एंड ऑल दैट, यू नो, तो उन्होंने मुझे बड़ा पर्सुएट किया। 10th में मेरे 94% आए थे। आपको तो पता ही है, इंडिया में किसी के भी अच्छे नंबर आए तो भैया इंजीनियरिंग ले लो या मेडिकल ले लो। मेरे पेरेंट्स को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सारी लड़ाई। हाँ, कि साइंस तो ज़रूर लेना है, और पेरेंट्स, हमारे यहाँ तो पूरा एक्सटेंडेड फैमिली आ जाता है ना कि नहीं नहीं रुचिका को बोलो अपना फ्यूचर ख़राब कर रही है ये। बट आई पुट माई फुट डाउन एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज़ ही लेना है, मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर खैर मेरी मम्मी ने अलाउ कर दिया था, बट उन्होंने एक शर्त रखी थी कि
तभी होगा अगर तुम एक एडिशनल सब्जेक्ट एज मैथ्स पढ़ो। तो मुझे 6 बाकी सब 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे 11th 12th में, मुझे 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे और मैथ्स 11th 12th का वाज नॉट इजी। वो डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन था एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे खुद से ही पढ़ना पड़ता था। बट आई डिड दैट एंड आई क्लियर्ड दैट। और मुझे मतलब कोई ज़्यादा वो भी नहीं लगा, मलाल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आई वॉज गेटिंग टू स्टडी व्हाट आई रियली वांटेड टू स्टडी। तो मुझे काफ़ी छोटे से ही हिस्टोरियन बनना, मतलब छोटे से एज इन लाइक 13-14 ईयर्स से स्कूल में क्लियर। जी जी। शैतान थे स्कूल में? मैं बहुत शैतान थी, स्कूल से पहले ही बहुत शैतान थी, मैं बहुत शैतान बच्ची थी। कोई इंसिडेंट याद है जिससे? बहुत सारा। मेरी मम्मी बहुत लोगों को बताती हैं, मेरी एक बड़ी सिस्टर है, तो मेरी मम्मी बताती होती थी कोई भी घर में आता था कि मेरी 2 बेटियों का ये है कि अगर मैं मेरी बड़ी बहन को अखबार दे दूंगी तो वो वहीं उसके साथ बैठी रहेगी छोटे होते, पर अगर मैं इसको दे दूंगी तो 2 मिनट के बाद मैं वापस आऊँगी तो वो अखबार कहीं और होगी, ये कहीं और पानी से खेल रही होगी, कहीं कुछ और मेरा मेकअप इधर उधर हुआ होगा एंड ऑल। सो मैं बहुत शरारती बच्चा थी। मेरी दादी का मेरा निकनेम था डड्डू, विच इन पंजाबी मीन्स फ्रॉग, बिकॉज मैं एक जगह टिक के नहीं बैठती थी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। एंड माई मदर एज व्हेन आई वाज वेरी छोटा, शी वाज ऑलवेज वरीड कि इसका तो दिल ही नहीं लगता है पढ़ाई में, कैसे आगे जाके पढ़ाई करेगी एंड ऑल दैट। बट आई गेस वही है, जब मैं कुछ इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, हालांकि मुझे अभी भी थोड़ा रेस्टलेसनेस होती है कि ये पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ वो पढ़ूँ, पर जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आता है तो वो तो मैं सारी ज़िंदगी पढ़ लेती हूँ। तो नॉटी तो मैं बहुत बच्ची थी, मतलब अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा नॉटी थी मैं। बट हाँ, मतलब बहुत बहुत और किस्से हैं, मम्मी से पूछने ज़्यादा बेटर है। वैसे तो आपने बताया कि जो आपकी हिस्ट्री की टीचर थी शीला मैम जी, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। जी जी जी। उनके अपार्ट कोई और टीचर जिसने पूरी स्कूल लाइफ के ड्यूरिंग कभी कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और जो आज भी आपको लगता है कि बहुत? स्कूल लाइफ में तो नहीं, आई थिंक शीला मैम वाज द ओनली वन, ऑल्दो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वेरी गुड टीचर्स, मतलब यूजुअली अच्छी टीचर्स ही थी। उन्होंने जो भी तालीम दी है आज तक मुझे याद है। एक अच्छी टीचर का यही एक मेरे हिसाब से पहचान होती है कि एक तो वो आपका नज़रिया बदले, जो आप सोचते हो उससे अलग एक आपको नज़रिया दे, और दूसरा कि आपको वो जो भी पढ़ाएं आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर सकें, आपके काम आ सके। तो चाहे मुझे मैथ्स पढ़ाया हो, चाहे साइंस पढ़ाया हो, मुझे अधिकांश टीचर्स ने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि मुझे अभी तक भी वो पता है, याद है, काम आता है लाइफ में। तो यूजुअली मुझे अच्छी टीचर्स मिली, बट शीला मैम ऑफ कोर्स स्टैंड्स आउट, क्योंकि उन्होंने लिटरली मुझे बता दिया कि मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे क्या बनना है लाइफ में। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और आपके स्कूल लाइफ की बात कर रहे हैं जी। कोई टिप देना चाहेंगे जो स्कूल में है और अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपनी हिस्ट्री को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बोरिंग ना रहे? क्या करना चाहिए? मैं उनको बोलूँगी कि एक तो हिस्ट्री को रटना छोड़ दीजिए, रटने से हिस्ट्री नहीं होती है, हिस्ट्री में कॉज एंड इफेक्ट होता है। एंड उनसे ज़्यादा मैं एक्चुअली टिप दूंगी जो हिस्ट्री पढ़ाती हैं उनको, बिकॉज स्कूल में क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉलेजेस में भी होता है, बट आई थिंक स्कूल में और भी ज़्यादा होता है। तो टीचर्स में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी पढ़ा रही हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। एंड आई थिंक द रीज़न वाई हिस्ट्री इज़ बोरिंग इन स्कूल्स इज़ बिकॉज टीचर्स खुद मेहनत नहीं करती हैं, वो भी ऐसे ही पढ़ाती हैं, क्योंकि हमारा आइडिया ही हिस्ट्री का ये है कि हम सब रट लें और फिर उड़ेल दें। और आधे से ज़्यादा टीचर्स को पता ही है कि 10वीं के बाद कोई लेगा नहीं हिस्ट्री, तो हम क्यों मेहनत करें। तो शायद सिलेबस खत्म करने का भी एक जल्दी होती है, पढ़ाना नहीं है, सिलेबस खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। एंड मुझे ये भी लगता है कि एंड वो वैसे इन जनरल हर सब्जेक्ट के लिए करना चाहिए, बट हिस्ट्री के लिए खासकर एक इनकलकेट करना चाहिए रीडिंग हैबिट बच्चों में। तो आई थिंक स्कूल्स में नहीं होती हो। एक टेक्स्ट बुक है, मैं एक टेक्स्ट बुक खत्म कर लूँ, मेरे लिए वही बहुत है। नहीं, मुझे लगता है बच्चों को और खुद से जाके लाइब्रेरी में और चीज़ें पढ़नी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, खास करके हिस्ट्री से रिलेटेड। एंड आप हिस्ट्री को जितना भी, स्पेशली फॉर स्कूल किड्स, जितना भी स्टोरी फॉर्म में बताओगे कि जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके समय में पोरस था, एंड देन पोरस अपने टाइम का फॉर एग्जांपल बाजीगर था, बिकॉज उसके पास अलेक्जेंडर से हारने के बाद जो टेरिटरी थी वो उससे भी ज़्यादा थी जो अलेक्जेंडर से हारने से पहले थी।
वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं बाजीगर टाइप से। तो अगर आप ऐसे एक कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में हिस्ट्री पढ़ाओगे तो सबको इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं भी क्लासेस लेती हूँ, बट मैं कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बच्चों को एक इंटरेस्टिंग स्टाइल में हिस्ट्री नरेट करें एंड उसके बाद ऑडियो विजुअल यूज़ करें। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मैंने देखा है खुद ही अपने एक्सपीरियंस में एज ए टीचर कि अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ, आप कुछ सुन रहे हैं और आप कुछ देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो आप सुन रहे हैं, लिसनिंग का साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट सबसे कम होता है। तो आई थिंक ये टीचर्स को करना चाहिए। हिस्ट्री में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इसी हिस्ट्री में आप मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स दिखा सकते हैं, आप मॉन्यूमेंट्स पे लेके जा सकते हैं। मैं हर साल स्टूडेंट्स को कुतुब लेके जाती हूँ, आई टेक देम ऑन अ टूर एंड मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स कितना रिलेट करते हैं। इनफैक्ट उनके सिलेबस का पार्ट है कुतुब, तो वो और कुछ नहीं पढ़ते कुतुब के बारे में, वो बस जब आते हैं वो टूर लेते हैं, उनको तभी इतना पता लग जाता है कुतुब के बारे में, दे डोंट फील द नीड टू रीड एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये पता लगे कि हिस्ट्री एक तो सिर्फ पास्ट की चीज़ नहीं है, आज में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी खुद की एक हिस्ट्री, आपकी आइडेंटिटी की हिस्ट्री है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हिस्ट्री को आप ऑडियो विजुअल से, मॉन्यूमेंट्स पे ले जाके उसके बारे में कॉन्वर्जेशनल स्टाइल से बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं तो जब पढ़ता था तो अकबर, हुमायूं, शाहजहां इनमें ही कंफ्यूज हो जाता था, और डेट्स वो याद नहीं होते थे कि 1967, 1947, 1857 ये डेट्स याद नहीं होते थे। तो कैसे, मतलब वही जो आपने बताया कि स्टोरी फॉर्म में शायद हमें बताया जाए, बिल्कुल, तो हम इनको मेमोरेबल बना सकते। ये बहुत लोगों को लगता है कि डेट्स आर समहाउ इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, दे आर नॉट। आपको नहीं याद रखना कि बैटल ऑफ बक्सर एग्जैक्टली कब हुआ था और बैटल ऑफ प्लासी एग्जैक्टली कब हुआ था। मुझे ये जो अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन ही गलत है। और हिस्ट्री का ये उद्देश्य कभी भी नहीं है कि आपको डेट रटा दे। हिस्ट्री का उद्देश्य ये है कि अगर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था और उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंस, दिस इज फार मोर इम्पोर्टेंट। और ये आप आराम से एक स्टोरी फॉर्म में बच्चे को समझा सकते हैं। सिमिलरली फॉर बैटल ऑफ प्लासी, तो आप ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर इवेंट का एक कॉज और एक इफेक्ट होता है, जो कि हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री का कोर ही कॉज एंड इफेक्ट है, कॉजेशन कहते हैं उसको। तो वो अगर आप बच्चे को सिखाएंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में रादर देन डेट। मुझे लगा अगर बच्चे को पता भी है कि चलो 18th सेंचुरी में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, दैट इज़ मच बेटर दैन बच्चे को पता है कि हाँ भाई बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, बट क्यों हुआ था, उसके क्या इफेक्ट्स है वो नहीं पता। आई थिंक दैट देन ही डज नॉट नो हिस्ट्री, राइट। तो डेट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अकबर, हुमायूं, शाहजहां नाम भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हर एक ने क्या किया, उनके समय में क्या हुआ, क्या पॉलिटिक्स थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन ये सब आप एक स्टोरी फॉर्म में बता सकते हैं। तो बिकॉज हमको एज अ पॉपुलेशन पता नहीं है, इंडियन पॉपुलेशन को इतना पता नहीं है कि हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम गलत चीज़ों में फोकस करते रहते हैं, डेट्स पे, नाम पे। वो चार्ट बना देंगे अकबर, फिर उसके 3 बच्चे, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। मुझे भी नहीं अकबर के सारे बच्चों का नाम याद, इट डजंट मैटर। बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि अकबर ने अपने समय में क्या किया। फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने जिजिया हटाया तो क्यों हटाया, बहुत लोगों को नहीं पता। उन्होंने पहले एक बारी जिजिया हटाया, फिर दोबारा लाए, फिर से हटाया। तो ये 3 बारी उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके समय में पॉलिटिक्स ऐसा क्या चल रहा था कि उनको जिजिया हटाने, फिर दोबारा लगाने और फिर उसके बाद हटाने की जरूरत पड़ी। तो ये ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जिजिया एक टैक्स होता है, अच्छा। जो कि जिम्मीज पे लगता है। जिम्मी वर्ड आता है जिम्मेदारी से। जिम्मी का मतलब वो होता है जिसका आपने जिम्मा लिया हो, जिसकी आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये मुस्लिम स्टेट्स लगाते थे, इस्लामिक टैक्स है, शरिया में है ये टैक्स, उन पे लगता है जो इस्लाम फॉलो नहीं करते। सो इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी अ क्रिश्चियन, इट कुड बी अ हिंदू, इट कुड बी अ पारसी, जो भी इस्लाम फॉलो नहीं करते उनके लिए। तो इसका रीज़न ये है कि द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एंड विल प्रोटेक्ट यू एट ऑल कॉस्ट्स। तो एक प्रोटेक्शन टैक्स की तरह से है ये। तो अकबर का फर्स्ट रीज़न टू रिपील द टैक्स, टू रिमूव द टैक्स वाज कि उनको लगा था कि दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स।
तो उन्होंने हटा दिया था। एंड देन फिर उसके बाद खैर यू नो वी कैन गो इनटू अ वेरी बिग डिस्कशन, उन्होंने दोबारा क्यों लाए एंड देन फिर क्यों हटाया एंड ऑल। तो अगर आप लेकिन यही बताना शुरू करेंगे सिर्फ एक छोटा सा ही, तो आई थिंक वही बच्चा एक लेक्चर सुन के अकबर को बहुत याद रखेगा। उसको और कुछ याद हो ना हो, उसको ये बहुत याद रहेगा और वो पूरा हिस्ट्री का 1 घंटा में वो बहुत इंटरेस्ट से उसको सुनेगा। बट आप डेट्स अगर उसको याद करवाएंगे, नाम याद करवाएंगे, दैट्स बोरिंग, सभी को बोरिंग लगता है। हमें मतलब मेन फैक्टर पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो क्योंकि हिस्ट्री का क्रक्स ही यही है, मेन फैक्ट ही यही है कि आप कॉज इफेक्ट समझाएं। तो जब फैमिली को बताया कि हिस्टोरियन बनना है तो उनको कोई प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम। अच्छा। पहले तो लाइक आई सेड मेरे पेरेंट्स को लगा कि ऐसे बच्चा है, शौक है, जो करना है स्कूल में कर लेगी। और मैंने किया भी 11th 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया। इनफैक्ट मुझे मेरे स्कूल ने भी इसके अगेंस्ट किया था। मेरे प्रिंसिपल आए थे मुझसे बात करने, और बोला था कि नहीं तुम तो बहुत ब्राइट बच्ची हो, द स्कूल इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम व्हाई डोंट यू टेक इंजीनियरिंग, यू नो हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एक ऑप्शन है एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं सर प्लीज़ मेरे को नहीं लेना है, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एंड आई वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस विद इट, तो मैं क्यों करूँ। सो देन दे वर लाइक ठीक है यू नो जो लेना है लो। हमारे स्कूल में उस समय सिर्फ 6 बच्चे थे आई रिमेंबर जो ह्यूमैनिटीज़ लिए थे। एंड कूडोज टू माई स्कूल, काफ़ी स्कूल बंद कर देते हैं क्योंकि 6 बच्चों के लिए क्यों पढ़ाएंगे, बट मेरे स्कूल ने पढ़ाया। 6 बच्चों की क्लास लगती थी बाकायदा अलग से एंड ऑल दैट, सो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट दे डिड, यू नो, सो शाउट आउट टू एल्कॉन फॉर दैट। मुझे स्कूल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर होता तो मैं शायद बदलती हूँ, मैं इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ती। उसके बाद माई पेरेंट्स वर वेरी एडमेंट कि मैं एक कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज़ करके, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड कॉलेज दैट ऑफर्स इट कॉल्ड कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। उसका पूरा नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, SSCBS करके है। तो माई पेरेंट्स उन्होंने देवर माई मदर यू नो यूज्ड टू वर्क एट अ PSU, माई फादर यूज्ड टू वर्क एट UPSC, तो उन्होंने अपने फैमिली में यू नो अपने पीयर्स से बड़ा सुना था कि बड़ा अच्छा कॉलेज है, बेटी का एक बार ही एडमिशन करा दो, फ्यूचर सेट है, प्लेसमेंट हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। तो माई पेरेंट्स लाइक ज़रूर कराएंगे रुचिका को तो हम ये, सो दे यू नो प्रेशराइज मी। एंड मैंने जब देखा तो उसमें 3 लेवल्स थे, एक तो एंट्रेंस टेस्ट, देन GD, देन पर्सनल इंटरव्यू। सो आई वाज लाइक एक में तो मैं लुढ़क ही जाऊँगी, मेरा एप्टीट्यूड था ही नहीं कभी, मेरा तीनों में हो गया। एंड देन यू नो माई पेरेंट्स लाइक अब तो तुम्हें करना पड़ेगा ये, तो मैंने तब कर लिया। तब मैं आई वाज 18, आई वाज नाइव, आई वाज लाइक ठीक है यू नो, तब मैं इतना प्रेशर नहीं झेल पाई। यू नो माई पेरेंट्स वर वेरी श्योर कि हिस्ट्री में कोई करियर नहीं है, तो मैं थोड़ा डर गई थी तब कि यू नो व्हाट इफ देयर इज नॉट अ करियर एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने किया वो 3 साल, इट वाज अ गुड कोर्स। पर उसके दौरान मेरी हाईलाइट तो ये थी 2 चीज़ें, एक तो आई रियलाइज इन दोज 3 years हाउ मच आई लव्ड हिस्ट्री एंड हाउ मच आई वांटेड टू गो बैक टू इट। मुझे बहुत यू नो हिस्ट्री पढ़ने का उस समय मन होता था, मैं पढ़ती थी साइड बाय साइड, बट मुझे ये रियलाइज़ होता था कि अगर मैं ये प्रॉपरली एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके में पढ़ रही होंगी, आई कैन डू मच बेटर इन माई लाइफ दैन दिस। मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी उसके बाद। इट वॉज अ वेरी नाइस जॉब, कॉर्पोरेट जॉब। आई वॉज जस्ट 21 एंड यू नो आउट ऑफ कॉलेज, तो कॉर्पोरेट जॉब किसको नहीं अच्छी लगती है। बट मैंने वो 3 या 4 महीने की होगी, एंड देन आई लेफ्ट दैट and I gave my entrance exam MA History for JNU and I got through. उन 3 सालों में अपनी अंडरग्रेड वाली BBS के सालों में मैंने लाइक आई वाज टेलिंग यू हिंदुस्तानी क्लासिकल भी सीखा साइड बाय साइड, और काफ़ी कुछ गाया। सो आई हैव संग एट IIT दिल्ली, आई हैव संग एट IIM बैंगलोर, IIT कानपुर। पहले से ही था आपको या JNU? सिंगिंग का मुझे पहले से ही था, मुझे स्कूल में था, लाइक आई सेड मैं कॉयर का पार्ट थी। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा एक अच्छा कल्चर है कि दे विल हैव म्यूजिक सोसाइटीज़ एंड ड्रामेटिक सोसाइटीज़ एंड स्ट्रीट प्ले सोसाइटीज़ एंड ऑल। तो मुझे आई गॉट थ्रू द म्यूजिक सोसाइटी, एक ऑडिशन होता था हमारे यहाँ एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई सैंग एंड दे वर लाइक अच्छा ये तो अच्छा गाती है, ले लेते हैं। तो कभी हम एज अ कॉयर जाते थे गाने, वी यूज्ड टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज एक्पेला, जो बिना इंस्ट्रूमेंट्स के गाते हैं, एंड वी हार्मोनाइज एटसेट्रा। एंड कभी मैं सोलो गाती थी। तो ये सब था, एंड मुझे बहुत मज़ा आता था, लाइक जस्ट द होल वाइब वाज ग्रेट। एंड प्लस मुझे गाना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड बस उसके बाद जब वंस माई पेरेंट्स रियलाइज कि मेरा MA में हो गया है,
मेरे फादर का अवेकनिंग मोमेंट था. आई हैड एक्चुअली टॉप माय एमए एंट्रेंस एग्जाम. माय फादर वाज लाइक, इसको तो हमने 3 साल हिस्ट्री नहीं पढ़ने दिया, फिर भी इसने टॉप कर लिया, जरूर मेरी बेटी का इंटरेस्ट होगा. सो आई थिंक दैट फॉर माय फादर सील्ड इट कि नहीं, शी genuinely likes history and has an aptitude in it. तो उसके बाद से आई थिंक माय पेरेंट्स वर ओके कि इसको हिस्टोरियन बनना है, एंड शी इज डूइंग गुड. कैसा था जेएनयू का सफर? बहुत बढ़िया. आई थिंक जो भी मैं आज हूँ, मैं जेएनयू की वजह से हूँ. जेएनयू अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बट उसको एक फर्क होता है ना पढ़ने और गुढ़ने में. जेएनयू आपको गुढ़ना सिखाता है. इट रियली एंश्योर्स कि एजुकेशन आपके दिमाग तक पहुँचे और आप उसको यूज़ करके अपने आसपास के वातावरण को समझ सके. तो मुझे ये सब जेएनयू ने सिखाया. एक वक्त था जब जेएनयू सिर्फ अपने एकेडमिक्स के लिए जाना जाता था जी, और आज जो उसकी इमेज है जी, वो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पॉलिटिकल अड्डे के तरीके से जाने जाते हैं. जी. आप क्या कमेंट करेंगे इस चीज? मुझे लगता है कि आज जो भी धारणाएं बनी है जेएनयू की, वो इसलिए है बिकॉज जेएनयू इंडियन एजुकेशन सिस्टम से अलग है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, हमको पढ़ाई टू गेट अ जॉब, इसलिए इस तरफ मोल्डेड है कि आप पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, जॉब करें. जेएनयू ये नहीं है. जेएनयू एक्चुअली टीचेस यू कि आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई करें. आप पढ़ाई इसलिए करें क्योंकि पढ़ाई आपको सशक्त बनाएगी, आपको एक आवाज देगी, आपको क्वेश्चन करने का राइट देगी और आपको क्वेश्चन करने का माइंड देगी. तो आई थिंक बिकॉज जेएनयू इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही परे है, अलग है, लोगों को वो समझ नहीं आता. एजुकेशन का मायना ही ये है कि वो आपको क्वेश्चन करना सिखाए, नहीं तो फायदा क्या है एजुकेशन. तो वो जेएनयू सिखाता है सही मायने में सबको. जेएनयू में टीचर्स ही बहुत ही कद्दावर हैं, बहुत ही बढ़िया है. जब मैं तो पढ़ रही थी तब तो बहुत ही ज़्यादा. जब मैं अपने एमए के शुरू के डेज़ में जब मैंने अपनी क्लासेस अटेंड करनी शुरू की, तो मुझे कभी भी 1 मिनट ऐसा नहीं लगा कि क्योंकि मैंने अपनी बीए में हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मेरा कोई हैंडीकैप हो नहीं. दे टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. और कितना कुछ आप स्कूल की हिस्ट्री में सीखते हैं जो कि आपको बाद में जाके पता लगता है ओ दिस वाज रॉन्ग, तो वो भी मैंने जेएनयू में सीखा. और एज अ वुमन ऑल्सो आई थिंक इट रियली एम्पावर्ड मी, बिकॉज मुझे वहाँ पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा जो मेल पीयर है वो मुझसे बेटर है. इक्वल अपॉर्चुनिटी. मैं वहाँ पर उतना ही मेहनत करके उतना ही स्कोर ला सकती हूँ, उतना ही अच्छा असाइनमेंट लिख सकती हूँ जितना कि मेरा मेल पीयर कर सकता है. वहाँ कोई किसी औरत को कैसे भी पहनने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इन टाइम आउट टाइम नहीं है. आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं. औरतों को ऐसे कोई आश्रम की तरह नहीं रखते कि भैया 6 बजे के बाद वापस आ जाना हॉस्टल में. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी जेएनयू के बाद कि इट रियली ट्रीट्स यू एज एन अडल्ट. पॉलिटिक्स का पार्ट बने जेएनयू में कभी? जी बिल्कुल. मैंने हमेशा जेएनयू में हमेशा से पॉलिटिक्स रहा है. ये जो अब बहुत बड़ी बात बन गई है कि अरे प्रोटेस्ट हुआ. मैं जब मेरा 2012 में एडमिशन हुआ था जेएनयू में, तो तब मेरे को तो हर दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता दिख रहा था. कभी किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कोई जा रहा है प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के. तो जेएनयू का तो कल्चर ही प्रोटेस्ट कल्चर है. क्यों ना हो, स्टूडेंट्स क्यों ना प्रोटेस्ट करें अगर वो पढ़ रहे हैं तो. क्यों ना पॉलिटिक्स में जाएं. आप क्यों नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स. एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंसान को ये माइंडसेट दे रही है कि क्वेश्चन करना जरूरी. जी. तो अगर वहाँ प्रोटेस्ट नहीं होगा तो कहाँ होगा? एग्जैक्टली. और इसीलिए भी तो प्रॉब्लम है. आई थिंक जो लोग नहीं चाहते कि क्वेश्चंस पूछें बच्चे, उनको फिर इस बात से प्रॉब्लम है. और फिर उनको लगता है कि भाई जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है हम इसी पे उंगलियां उठा दें. तो ये जो क्वेश्चन करने का राइट है ये जेएनयू वाकई में सिखाता है. मुझे लगता है डीयू में भी इतना नहीं है जितना जेएनयू में है. और ये बहुत अच्छी बात है. एंड आई रियली होप कि ये कल्चर अलाइव रहे जेएनयू में. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर. इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज़ में आप आज भी देखिए कितना प्रोटेस्ट हो रहा है फॉर मेनी रीजंस, पैलेस्टाइन वगैरह को लेके. तो ये जो प्रोटेस्ट का कल्चर है, बच्चे क्यों ना अपनी बात सामने रखें. अगर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको लगता है कुछ गलत है, नहीं तो फिर एजुकेशन का फ़ायदा क्या है. गलत को गलत कहना, वही तो एजुकेशन सिखाता है. जेएनयू से आगे का सफ़र कैसा रहा, क्या किया उसके बाद? सो जेएनयू से तो जब मैं अपना एमए कर रही थी तब मैं स्क्रोल न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह के लिए लिखा करती थी. क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब मैंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो जब आसपास का जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो था
उसका मुझे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझ आने लग गया कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया है तो क्यों दिया है, सही दिया है कि नहीं दिया है। तो मैं बहुत इस पे लिखा करती थी, स्क्रोल पे लिखा करती थी, न्यूज़ लॉन्ड्री, वायर पे मैंने लिखा है, डेलियो करके एक आता था उसमें मैंने लिखा है। सो मैंने फर्स्ट पोस्ट प्रिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब, तो मैं इन चीज़ों के लिए लिखती रहती थी तब भी। तो मेरी जैसे इंटरेस्ट आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में बहुत था, मेरी एक्सपर्टीज़ भी आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में है। तो मैंने अपनी एमफिल बीजापुर पे की थी, कर्नाटका, वहाँ की मॉन्यूमेंट्स पे। तो उस दौरान काफ़ी ट्रैवलिंग, आई थिंक मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो इसीलिए मैंने ऐसी दूर दूर की साइट्स पकड़ी ताकि मैं जाके ट्रैवल कर सकूं। तो मैं अपनी एमफिल में बीजापुर तो गई ही, फिर मैंने गोलकोंडा, बिदर, बेरार, हैदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट देख? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसके स्कूल में एक इंग्लिश में एक चैप्टर था, तब मैंने पढ़ा था। अच्छा। हाँ, मुझे लगा यहाँ जरूर जाऊंगा मैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। शायद डायमंड्स हैं, डायमंड्स एक समय में था वहाँ पे, अच्छा। डायमंड माइन थी, गोलकोंडा माइंस, एंड यू नो देयर वाज लाइक कि वो पूरा जो फोर्ट था उसमें भी कहीं कहीं डायमंड स्टडेड थे एंड ऑल दैट, सब लेजेंड था, बट या इट वाज फेमस फॉर डायमंड्स। in fact गोलकोंडा डायमंड was probably the biggest diamond in India or something ऐसे like कुछ that. कहते जी 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 जी। तो द फोर्ट इज ग्रेट, वो बहुत ऊंचा तक बना है एंड देयर इज लाइक पूरा ट्रैक करना पड़ता है आपको ऊपर जाकर। और तब मैं गोलकोंडा गई, बिदर, बेरार, औरंगाबाद, खुलदाबाद, जहाँ औरंगजेब की ग्रेव है बाय द वे। वो अगर आपको कोई बताएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगी, इतनी छोटी सी ग्रेव है एकदम ऐसे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ही इज नॉट बरीड लाइक कि अकबर जो फोर्ट में बरीड हैं इतने बड़े, यू नो, जहाँ पर उनका सिकंदरा में इतना बड़ा टूम है, नहीं, ही इज बेरिड एकदम साइड में, अपने पीर बाबा के साइड में। फिर खुलदाबाद में बहुत सारे सूफी सेंट्स के दरगाह हैं, काफ़ी सारे सूफी सेंट्स को, उनको संतों की नगरी भी कहते हैं टाइप्स। तो उसके बिल्कुल बगल में औरंगजेब का है। अगर आपको कोई उस वहाँ पे छोटा सा एक प्लांट वगैरह उग रहा होगा, अगर आपको कोई नहीं बताएगा औरंगजेब का, तो आप ऐसे ही चले जाएंगे, आपको नहीं दिखेगा। तो मैं ये सारी जगह गई, दौलताबाद फोर्ट मैंने देखा एंड ऑल दैट। तो वो मैंने एमफिल में अपना काफ़ी किया। फिर उसके बाद पीएचडी मेरी मांडू पे थी, मध्य प्रदेश। वो भी आर्किटेक्चर पे है लार्जली, अर्बन स्पेस पे। और उसके टाइम पे मैं उज्जैन, चंदेरी, ये मांडू, पूरा काफ़ी सारा राजस्थान, बिकॉज मालवा सुल्तान्स के टाइम पे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सब एक ही रीजन माना जाता था। मोर और लेस कभी इनके बस में आ रहा है, कभी गुजरात सल्तनत के बस में आ रहा है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ऐसा होता रहता था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू यू नो स्टडी द होल रीजन, सो अहमदाबाद एंड ऑल आई हैव बीन टू। तो ये सब मैंने किया, काफ़ी सारी ट्रैवलिंग की है एमफिल पीएचडी में, काफ़ी सारी लर्निंग, काफ़ी सारे मॉस्क्स देखे, टेम्पल्स देखे। और फिर उसके बाद आई थिंक आई गॉट अ टीचिंग जॉब एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक एग्ज़ाम होता है नेट करके, वो पास करना पड़ता है टू टीच इन इंडिया। तो आई क्लियर दैट इन 2016 में मेरी पीएचडी शुरू हुई थी। आई क्लियर इट इन 2017 एंड 2018 से मेरी जॉब लग गई थी। So then I started teaching. जी पढ़ाते पढ़ाते कंटेंट भी बनाते। तो हाँ, तो ये आइडिया भी मेरे स्टूडेंट्स ने दिया। आई हैव वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, मुझे तो बहुत पसंद है मेरे स्टूडेंट्स। और मैंने आई शैडो लगाना 2020 में सीखा था, जब कोरोना था। तो हाँ तब था, इनिशियली तो नहीं था, उससे पहले तो मैं बस काजल और ग्लॉस लगा के जैसे कॉलेज चली जाते हैं वैसे चली जाती थी। बट 2020 में यू नो एक तो थोड़ा मेंटल हेल्थ भी मेरा ख़राब चल रहा था, और मुझे आई शैडो पैलेट्स देखना बहुत थेराप्यूटिक लगता था। तो मैंने यूट्यूब वीडियो वगैरह देखने शुरू किए कि आई शैडो कैसे लगाते हैं। कोविड के टाइम पे मेकअप ट्यूटोरियल्स, जो आई मेकअप ट्यूटोरियल्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, मैंने खुद से भी करने शुरू किए। और मुझे बड़ा थेरेप्यूटिक लगता था वो पूरा प्रोसेस, बड़ा कामिंग लगता था। तो उसके बाद जब क्लासेस दोबारा शुरू हुई 2021-2022 में रिज्यूम हुई, तो मैं ये लगा कर जाती थी आई शैडो। तो मेरे स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। दे वर लाइक मैम आपको एक चैनल शुरू करना चाहिए वेयर यू गिव मेकअप ट्यूटोरियल। ऐसे नहीं, मेरी मेकअप में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं तो ऐसी मतलब यू नो फ्लूक से जान गई हूँ, so I cannot give a tutorial. So then the student suggested that maybe you should talk about history,
जब आप एक आई शेडो लुक कर रही हैं, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैंने अपना फर्स्ट एपिसोड किया था 30 अप्रैल 2022 में, कुतुब पे ही था वो, और वो इंग्लिश में था। इनफैक्ट फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे चैनल में मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही वीडियोस बनाए हैं, बिकॉज़ मेरी सारी तालीम इंग्लिश में हुई है। तो मैं जब भी हिस्ट्री के बारे में बात करती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली इंग्लिश की तरफ जाती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी आसान था बात करना इंग्लिश में। बट इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि अगर मुझे जेन्युइनली उन ऑडियंस तक पहुँचना है जिनको इससे बेनिफिट हो सकता है, तो आई हैव टू स्विच टू हिंदी। देन आई स्टार्टेड हिंदी। जनवरी 23 में ही मैंने हिंदी में शुरू किया था, एंड देन उसके बाद से आई थिंक दी ऑडियंस तो अब काफ़ी ग्रो हो चुकी है। आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जी जी। एक सवाल बड़ा प्रचलित रहता है, चर्चा रहती है कि कौन सी भाषा है जो सबसे पुरानी है। अक्सर हम संस्कृत का नाम ले लेते हैं, क्या है आप मतलब इस पे जाना है? तो पहले तो बिफोर आई आंसर दैट, मुझे लगता है हिस्ट्री का ये एम नहीं है कि हम ये डिसाइड करें या हिस्टोरियंस ये डिसाइड करें कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, स्पेशली जब लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी फ्लूइड होती है एंड थोड़ा मुश्किल होता है ये समझना कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। जो लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं वो आई थिंक कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी लैंग्वेज सबसे पहले, तो ये मेरा प्राइड है। मतलब हिस्ट्री में बहुत और चीज़ें हैं जिससे आप प्राइड डिराइव कर सकते हैं। बहुत इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ऐसे किस्से हैं, सबकी कम्युनिटीज़ में ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत अच्छी की हैं, कुछ बहुत बुरी चीज़ें भी की। तो आई थिंक अगर आपको सिर्फ अपना ईगो बढ़ाने के लिए करना है तो आपको बहुत और चीज़ें मिल जाएंगी। बट ये मैं पहले आए और मेरे लैंग्वेज पहले आया, मेरा रिलीजन पहले आया, ये सब आई थिंक ये हिस्ट्री का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं कभी अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाती हूँ कि अरे देखो ये रिलीजन सबसे पहले आया है उसके बाद ये, हम ऐसे नहीं करते हैं। यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन कि एक रिलीजन आता है, कैसे इवॉल्व होता है, क्या बन जाता है, आज क्या है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, दैट फार मोर इंटरेस्टिंग कि कौन पहले आया। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर इफ यू आर आस्किंग बिटवीन संस्कृत एंड प्राकृत, जो कि यूजुअली बैटल रहता है, देन संस्कृत इज सर्टनली ओल्डर। संस्कृत के जो हमको एविडेंस मिलता है वो 1600 BC से मिलता है। फॉर एग्जांपल संस्कृत की एक सिस्टर लैंग्वेज है हुर्रियन करके, वो एक मिट्टानी ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो बोलते थे। तो बेसिकली जब आर्यंस आए यहाँ, दिस इज इन ईरान, जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, तो एक जो बैच था वो इस तरफ चला गया, विच इज़ बेसिकली मेसोपोटामिया की तरफ, और एक जो बैच था वो इस तरफ आ गया जो कि भारत की तरफ है। फिर जो बैच यहाँ आया फिर उन्होंने वैदिक सभ्यता शुरू की, राइट, और जो बैच यहाँ चला गया उन्होंने मिट्टानी सिविलाइजेशन शुरू की। तो उनके वहाँ एक प्लाक है, हमको इंस्क्रिप्शन मिली है जहाँ पर राजाओं के जो नाम वगैरह हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो किसी का नाम है सुबंधु, सो ऐसे ऐसे जो नाम है जो कि संस्कृत में भी सेम है। तो उनकी लैंग्वेज एक्चुअली दे वर प्रोबेबली द फर्स्ट संस्कृत स्पीकर, ऑल्दो उनकी लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, हुर्रियन है, बट वो बिल्कुल संस्कृत से मेल खाती थी। तो वी नो कि संस्कृत तब से बोली जा रही है, जो 1600 BC, जब प्राकृत का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। प्राकृत कम्स लेटर एंड स्क्रिप्ट तो खैर और भी बाद में, हालांकि देवनागरी तो ब्राह्मी के बाद ही आई थी। इफ यू लुक एट जस्ट द स्क्रिप्ट, तो खरोष्टी ब्राह्मी वगैरह पहले आई है एंड देन देवनागरी बाद में आई है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। बट एज अ लैंग्वेज संस्कृत इज सर्टनली भी। वेदास कंपोज भी संस्कृत में हुए थे। ऋग्वेदा फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेदा की कॉम्पोजिशन 1500 BCE से मानी जाती है। कुछ कॉम्पोजिशन उसकी इंडिया के बाहर भी हुई है, क्योंकि कुछ जो प्लेसेस मेंशन्ड है ऋग्वेद में, जैसे कि जहाँ सोम प्लांट मिलता है, तो अगर आप ऋग्वेद देखें उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। तो जो सोम है, जिनको आज शिव का भी अवतार माना जाता है, सोमदेव भी कहा जाता है शिव को, तो उस समय जो सोमदेव थे वो सोम प्लांट को गवर्न करते थे। तो सोम प्लांट एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट होता था, उसकी कुछ इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती थी, नशा वशा होता था उससे। वो ऋग्वेदा कहता है कि वो एक माउंट मुजावंत करके जगह है, वहाँ मिलता था। तो आज ये जगह पामिर माउंटेन्स में है, जहाँ से जिस रास्ते से ये लोग आए, तो उससे हमें एक तो ये पता लगता है कि किस रास्ते से आए,
और दूसरा पता लगता है कि ऋग्वेदा का काफ़ी कॉम्पोजिशन बाहर भी हुआ है, एंड काफ़ी बाहर की चीज़ें भी हैं। इसीलिए आज जो ये बहुत बड़ा डिबेट है कि सरस्वती रिवर कहाँ है, काफ़ी लोगों को लगता है कि हो सकता है सरस्वती इंडिया के बाहर की रिवर हो, या कई लोगों को लगता है कि सरस्वती हेलमंद रिवर है जो अफगानिस्तान में, जैसे रोमिला थापर ने अपना एक पूरा पेपर लिखा है इस पे, जहाँ वो कहते हैं कि रिवर का नाम था हरायखवती, जो कि सरस्वती से मेल भी खाता है लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग। और क्योंकि सरस्वती पेरेनियल रिवर थी, विच मीन्स कि हमेशा ही मतलब फली फूली रहती थी, कभी ड्राई नहीं होती थी। तो हेलमंद की प्रॉपर्टी है वो सारी रिवर जो सरस्वती की डिस्क्रिप्शन है वो हेलमंद से मेल खाती है। तो इसीलिए संस्कृत का जो कॉम्पोजिशन, जो ऋग्वेदा कॉम्पोजिशन है संस्कृत में 1500 BC से। सो संस्कृत देयरफॉर इज एस्टैब्लिश्ड कि वो लैंग्वेज है प्राकृत से पहले, उसके एविडेंस हमें सर्टनली पहले मिलते हैं। सो देर इज़ नो डाउट अबाउट दिस। बहुत लोगों को ये जवाब अच्छा नहीं लगेगा, बट वो दिस इज़ अ टफ डिसीजन। अब मैं फैक्ट्स को ख़त्म नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक माई आंसर। कई बार अक्सर महाभारत पे भी ऐसे डिबेट्स होते हैं कि अपडेटेड वर्जन है, अब ये जिन्होंने लिखा है वो अलग है, रामायण को लेके भी होता है जी 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 ये अब वो वर्जन नहीं है जो पहले लिखा गया था, जी अपडेट हो गए हैं, ये किसी और ने लिखा 500 साल के जी डिफरेंस पे वो पहले लिखा। तो इसका क्या जवाब है? ये एक तो किसने लिखी, किसी एक व्यक्ति नहीं लिखी, ये मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने मिलकर महाभारत या रामायण ग्रंथ जो है ये लिखे। तो महाभारत एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इट्स अ ब्यूटीफुल केस स्टडी। महाभारत सबसे पहले एज अ पोएम आई, ओरल कंपोजिशन की पोएम थी। अब इसकी डेट अगेन इस पे कोई एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है 900 BC के करीब, 900,000 BC के करीब इसको कंपोज किया गया। हाँ जी, तो जो सूत्रधार थे उन्होंने कंपोज किया। तो सूत्रधार का काम क्या होता था कि आप अगर कोई राजा लड़ाई में जा रहा है तो आप उसके साथ जाएंगे और आप जो भी हो रहा है वहाँ देखेंगे और उसके बाद उस पर एक पोएम कंपोज करेंगे। तो अगर आपके ही राजा जीत गए तो फिर आप एक बहुत बढ़िया एक विजय गाथा टाइप कंपोज करेंगे जहाँ पे इवेंचुअली आपके राजा जीते। पर अगर आपके राजा हार भी जाएं तो भी आपको ये कहना है कि जो दूसरा जीता है उसको मतलब नाम मात्र जीता है, हमने तो बड़ा ही खत्म कर दिया है ऑल ऑफ दैट। तो मतलब आपको एक प्रो राजा गाथा लिखनी है ही है। तो उनकी टेल थी ये सबसे पहले। कई लोग उसको बोलते हैं तब जय काव्य बोलते हैं ऑल ऑफ दैट, उसका हमारे पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि उसको तब क्या बोला जाता था, बट इट वॉज अ लॉन्ग पोएम एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। उसके बाद अराउंड 5th सेंचुरी BCE में जब थोड़ा सोसाइटी सेटल होना शुरू हो गया, तो जब ये पोएम बाय द वे कंपोज हुई थी तब जो आर्यंस थे वो पैस्टोरलिस्ट थे, बेसिकली जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, चरवाहे होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर जो हड़प्पन्स करते थे पहले वो ये लोग नहीं करते थे। तो तब ये लोग इधर से उधर जाते थे, तो ये जो चैरिटियर्स थे इधर से उधर महाभारत सुनाते होंगे, जो भी महाभारत की पहले पोएम थी। फिर उसके बाद इन 400-500 साल में सोसाइटी बदल गई। आर्यन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। 5th सेंचुरी BCE में अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स उन्होंने ये पोएम को लिया और उसमें उस समय की सोसाइटी की काफ़ी सारी मोरालिटी डाल दी, जैसे कि द्रौपदी की पॉलीएंड्री, द्रौपदी मैरिड 5 हस्बैंड्स। अब उस समय में हो सकता है पॉलीएंड्री रही हो, बिकॉज अगर आप देखें तो ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं पॉलीएंड्री के, जैसे कि कुंती के भी काफ़ी सारे रहे, हालांकि वो उनके हस्बैंड्स नहीं थे बट उनके काफ़ी सारे और लिएजॉन्स रहे। तो ये जो आइडिया है उस समय हो सकता है पॉलीएंड्री रही हो जब आर्यंस पैस्टोरलिस्ट थे, बट जब इसको लिखना शुरू किया गया तब शायद पॉलीएंड्री नहीं थी सोसाइटी में। तो फिर उन्होंने इसके लिए 4 एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि क्यों द्रौपदी को ऐसा करना पड़ा। तो सबसे पहले तो कि नहीं जी उनकी अर्जुन से ही शादी हुई थी, फिर वो लेकर आए तो कुंती ने बोला जो भी लाए हो आपस में बांट लो, तो वो एक एक्सप्लेनेशन हो गई। दूसरा एक्सप्लेनेशन कि द्रौपदी पिछले जन्म में उन्होंने समाधि लगाई थी कि उनको अच्छा पति मिले, लेकिन उन्होंने शायद 5 बार ही ऐसा किया तो उनको 5 पति मिल गए। फिर एक ये है कि 5 पांडव इंद्र का रूप हैं और जो द्रौपदी है वो शची का रूप है जो इंद्र की बीवी हैं, तो इसीलिए उनको 5 पांडव मिलने ही थे एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट। सो इसकी एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस ये एक्सप्लेन करता है कि उस समय में इनको ये पर्टिकुलर पार्ट डालना थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि हम, और ये पॉलीएंड्री हटा भी नहीं सकते थे द्रौपदी की, क्योंकि ये तो सेंट्रल है पूरे कहानी खत्म हो जाएगी अगर आप द्रौपदी की
ये ले जाएंगे, क्योंकि महाभारत का कहीं ना कहीं लिंक है पूरी, हाँ पूरे वॉर का लिंक है कहीं ना कहीं, द्रौपदी की जो एम्बैरसमेंट हुई है, जो उनकी इंसल्ट हुई एंड ऑल दैट हॉरिबल थिंग दैट हैपन टू हर। तो उसके बाद तो 5th सेंचुरी BC में लिखना शुरू हुई। फिर 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE में जब कृष्ण का कल्ट बहुत हो रहा था, तब इसमें भगवत गीता डाली गई, तब भगवत गीता की कॉम्पोजिशन शुरू हुई, क्योंकि उस समय कृष्ण एज अ गॉड वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। उनकी अपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने JNU में कुणाल चक्रवर्ती करके एक बहुत अच्छे प्रोफेसर, उनकी क्लास ऑडिट की थी हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स की, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सारे जो पुराने गॉड्स हैं ये कैसे इवॉल्व हुए, कहाँ से शुरू हुआ, कब इनका इम्पोर्टेंट इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी एंड ऑल ऑफ दैट। तो कृष्ण की तब पॉपुलैरिटी थी, तो तब गीता को डाला गया। फिर उसके बाद अराउंड 4th सेंचुरी AD में हरिवंश करके है, जहाँ पर कृष्ण का चाइल्डहुड बताया गया है, वो डाला गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग। महाभारत में सबसे पहले आप जब कृष्ण से मिलते हो तो वो एक एडल्ट कृष्ण है, और एक वो राजा हैं, और एक वो बड़ी उनके पास बड़ा दिमाग है, वो बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज लगाते रहते हैं कि कैसे पांडवों को जिता दें। फिर उसके बाद एंड में जाके हरिवंश आता है, जहाँ उनका चाइल्डहुड है, क्योंकि वो सबसे एंड में 4th सेंचुरी AD में हुआ। तो ये सारा करके फिर महाभारत कोट अनकोट कंप्लीट हुई। और उसके बाद भी जैसे आप कह रहे हैं बहुत वर्जन्स हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्जन्स हैं। अब क्योंकि मॉडर्निटी आ गई है, तो एक द्रौपदी के एंगल से भी महाभारत बताई जाती है, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। कर्ण के एंगल से बहुत अच्छी एक दास्तान गोई मैंने सुनी थी 3-4 साल पहले। इट वाज कॉल्ड दास्ताने कर्ण अज महाभारत, फारसी में उसका टाइटल था, which बेसिकली मीन्स कि कर्ण की दास्तान महाभारत में। एंड इट हैड अ वेरी गुड कास्ट पर्सपेक्टिव कि कर्ण क्योंकि सूत पुत्र थे, उनके साथ कितना कास्ट का भेदभाव होता था जस्ट बिकॉज वो सूत पुत्र थे, जबकि वो उतने ही टैलेंटेड थे, शायद ज़्यादा टैलेंटेड थे जितने अर्जुन थे। तो वो बहुत अच्छी उन्होंने की थी, और 3 लैंग्वेजेस में थी वो, हिंदी, फारसी और उर्दू, उन्होंने सब कुछ मिक्स करके बड़ी अच्छे उन्होंने बनाया था। इट वाज ब्यूटीफुल। तो वो उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, बट आई थिंक मेन स्टोरी महाभारत की सेम ही रही है। और मुझे लगता है हर एक को पढ़नी चाहिए। मैंने एक एपिसोड भी बनाया था इस पे, कम से कम भी 25 मिनट का अपने चैनल पे। और उसके बाद मैं हर एपिसोड में करती हूँ एक रीडिंग लिस्ट दी थी, तो इन केस एनीबडी इज इंटरेस्टेड उनको पढ़ना चाहिए। इस पर बड़ा एनालिसिस हुआ है महाभारत, क्योंकि महाभारत ही एक आई थिंक वन ऑफ दोज रेयर है, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कोई भी बैठ के एक बारी में सुन लेगा उसको, क्योंकि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, हर एक की कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी बढ़िया है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट एपिक। बट उससे ज़्यादा महाभारत फॉर एन एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स को लेके चल रही है। एक टाइम पीरियड जब वो कंपोज हुई, जहाँ पर ये लोग इधर से उधर जा रहे थे, एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं थे, शायद पॉलीएंड्री थी तब वहाँ। और एक टाइम पीरियड जब ये लोग सेटल हो गए हैं एक जगह, राइट, तब पॉलीएंड्री नहीं है, तब औरतों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, राइट। तो आप फिर कैसे लिखेंगे उसको? तो ये 2 अलग अलग सिचुएशंस को बताता है, 2 अलग अलग मोरालिटीज़ को लेके चलता है, 2 अलग अलग सोसाइटीज़ को लेके चलता है। तो इस पे तो एकेडमिक काम बहुत हुआ है, एकेडमिक्स ने तो मतलब बड़े चाव से इस पे काम किया है, एंड आई थिंक सबको पढ़ना चाहिए। बहुत जी इट टुक अ विलेज टू राइट महाभारत, कहते हैं ना, दैट्स इट। गॉड को लेके क्या थॉट है? मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं नहीं मानती हूँ गॉड में, पर पहले मैं थीस्ट थी, क्योंकि मैं पैदा ही बड़ी रिलीजियस फैमिली में थी। पर अब तो कन्वर्जन की स्टोरी ही इतिहास, मैंने जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर रिलीजन में औरतों का तो कोई दर्जा ही नहीं है। एवरी रिलीजन ट्रीट्स विमेन एज अ सेकेंड हैंड सिटीजन। हिंदुइज्म में फॉर एग्जांपल औरतों को मोक्ष अलाउड नहीं है। मोक्ष सिर्फ द्विज कास्ट के मेल को मिल सकता है, विच मीन्स अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को बिलोंग करते हैं तो उनको द्विज बोलते हैं, विच मीन्स ट्वाइस बॉर्न, क्योंकि उनका उपनयना होता है, एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, जिससे एक तो होता है कि आप पैदा हुए, बट उपनयना के बाद यू आर बॉर्न इनटू द कास्ट, तो इसको जनेऊ भी बोलते हैं। तो वो बड़ा एक सैड क्या कहते हैं उसको, सैड डिस्प्ले ऑफ कास्टिज्म होता है हमारी सोसाइटी में, अभी भी काफ़ी होता है।
तो वही लोग, इफ़ यू बॉर्न अ द्विजा मैन, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है इस जिंदगी में. इफ़ यू आर अ वुमन तो नहीं मिलेगा. तब आपको एज अ वुमन जो भी आपको बोला गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, फिर आपका नेक्स्ट जन्म अगर द्विजा मैन हुआ तो आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो फिर यू ट्राई अगेन. सो इट्स वेरी वियर्ड. सो इट्स द एंटायर रिलीजन इज यूजलेस फॉर मी. मैं क्यों कर रही हूँ अगर मुझे मोक्ष नहीं मिलना तो. एंड देन अगर आप मनुस्मृति पढ़ें फॉर एग्जाम्पल, टेरेबल फॉर वुमेन. हाँ जी, हाँ जी. और वो मेरे को लगता है मनुस्मृति पे हरदम बहस होनी चाहिए, बिकॉज it's a very very sad text. अगर आप कास्ट के तौर से देखें तो है ही, विमेन के तौर पे भी. देयर इज अ चैप्टर, उसका वर्स 94 है, जिसमें लिखा है कि 30-year-old man can marry a woman who's 18 and an 18-year-old man can marry a woman who's 8 years old or sooner. So वहाँ child marriage almost legalized है. You can marry an 8-year-old woman. Savitribai Phule, for example, when she was married to Jyotiba Phule, she was 9 years of age, and Jyotiba was 13. So so ये जो हिंदू सोसाइटी में आइडिया है चाइल्ड मैरिज का, टेरेबल. रामाबाई, पंडिता रामाबाई, शी वाज a चित्पावन ब्राह्मण वुमन, एंड उनको एजुकेशन कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड था. तो उन्होंने लिखा था अपनी किताब में कि मेरी मदर थी, उनकी शादी हुई थी जब मेरे फादर 45 की थी और मेरी मदर 9 साल की थी. जी, उन्होंने खुद लिखा है. और वो कहती हैं कि आप मानोगे नहीं कैसी उनकी शादी हुई. मेरे फादर को मेरे नाना, मतलब उनकी मम्मी के फादर, किसी घाट पे मिले और 15 मिनट की कॉन्वर्जेशन के बाद मेरे नाना ने मेरी मम्मी को उनको थमा दिया. So he gave a 9-year-old बच्ची to a 45-year-old man just on the basis of 15-minute conversation. And उनकी शादी हो गई. तो कहती कि exactly, and रामाबाई says कि तो अच्छा है, मेरे father was a very nice man. In fact उनके father ने रामाबाई को भी पढ़ाया, उनकी मदर को भी पढ़ाया and all of that. But अगर मान लो कोई खराब इंसान होता तो मेरी मदर का तो फ्यूचर खत्म था. Right? So ये बहुत होता था. So women at that point of time, especially एक तो दलित women के साथ तो खराब होता ही था. आई थिंक आज भी इंडिया में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड वर्ग है, वो दलित वुमन है. क्योंकि एक तो वुमन है, ऊपर से दलित हैं, तो वो दोनों कास्ट और जेंडर की ऑप्रेशन उनको सहने को मिलती है. बट अदरवाइज अगर आप हिस्ट्री में देखें, सती फॉर एग्जाम्पल, अपर कास्ट वुमेन के साथ बहुत खराब हुआ है. सती के कितने इंस्टेंसेस मौजूद हैं. और ये कहना कि नहीं उनकी मर्जी से होती थी, इसका मतलब ही क्या है? व्हाट डज इट मीन कि आप किसी जिंदा औरत को जला दें? बिल्कुल डाला जाता है. तो सबसे पहला हमारे पास जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट है सती का, जो लोग आज बोलते हैं कि सती इज अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट, हमारे समय में तो नहीं थी, वो 317 BCE का है. डियोडोरस करके एक ग्रीक राइटर थे, उन्होंने लिखा है. उन्होंने, उनकी सोर्स है हायरोनिमस ऑफ कार्डिया, जो कि अलेक्जेंडर के साथ आए थे यहाँ पर. और उन्होंने देखा था कि कीटियस नाम के जनरल, कीटियस उनका ग्रीक नेम है, हो सकता है उनका असली नेम शायद केतु हो, या कीटियस यहाँ क्षत्रिय का भी हो सकता है कोई वर्जन हो. तो कीटियस की 2 बीवी थी. जब कीटियस की मौत हो गई एक वॉर में, तो उनकी दोनों बीवियों ने कहा कि हमको सती होना है. बट एक बीवी उनकी प्रेग्नेंट थी तो उनको अलाउड नहीं था, दूसरी बीवी को सती करना पड़ा. तो ये डाला इसलिए जाता था, और ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, डाला इसलिए जाता था क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है. पुराणों में लिखा है कि अगर आप सती करेंगे तो आपको विधवा नहीं मानते हैं. सती इज एन अविधवा नारी. हिंदू सोसाइटी में विधवापन को कलंक माना जाता है कि आप ही की वजह से आप विधवा हुई हैं, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग कि आपका हस्बैंड चला गया टाइम से पहले एंड ऑल ऑफ दैट. तो फिर उसका खामियाजा औरत को भुगतना पड़ता है. तो या तो आप सती हो जाए, राइट, विच इज़ यू जंप इनटू द फायर. अगर आप वो नहीं होती हैं, देन आपको अपना सर मुंडवाना पड़ता है. यू हैव टू हैव ब्लैंड फूड. अब इतना नहीं होता है थैंकफुली, अब तो बहुत चेंजेस हो गए हैं, बट पहले था. नमक नहीं खा सकते आप, शुगर नहीं खा सकते आप, आपको आश्रम में रहना होता है. यू कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट पोजेस एनी प्रॉपर्टी. जो भी आपको थोड़ा बहुत मिलता है वो आप अपने पास रख सकती हैं. आपको सफ़ेद पहनना पड़ता है, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म. और आप सोचिए, मतलब एज गैप देखिए आप, 12-12, 13-13, 15-15 साल का होता था. तो अगर कोई 14 साल की लड़की है
जिसकी शादी किसी 40 जैसे ये 9 और 45 को ही ले लीजिए, अब वो 50 में चला गया, तो ये बेचारी तो मतलब उनकी सारी ज़िंदगी 14 में ही ख़त्म हो जाएगी, इवन इफ शी डजंट कमिट सती। तो क्योंकि विडो रीमैरिज का आइडिया है ही नहीं, जबकि ऋग्वेद में फिर भी विडो रीमैरिज अलाउड है। ऋग्वेद का एक पर्टिकुलर आई थिंक चैप्टर 10 में एक वर्स है जो सेज कि विडो रीमैरिज कर सकते हैं। आई थिंक क्योंकि ऋग्वेद अगेन सेम महाभारत वाली किस्सा ना, ऋग्वेद वाज कंपोज्ड एट अ टाइम व्हेन द आर्यंस वर पैस्टोरलिस्ट, उनका एक अलग ही मॉरलिटी था। तब देयर वाज पॉलीएंड्री, देयर वाज पॉसिबली विडो रीमैरिज एज वेल। बट जब ये लोग सेटल हो गए एंड प्रॉपर्टी बिकेम अ वेरी बिग इशू एंड कास्ट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड विमेन बिकेम द बेयरर्स ऑफ कास्ट एटसेट्रा, तब ये सब खत्म हो गया। देन विडो रीमैरिज कंप्लीटली स्टॉप। पुराणस में कहीं बात नहीं है, पुराण्स तो कहते हैं कि सती इज द हाईएस्ट आइडियल फॉर अ वुमन। अगर आप सती करती हैं तो आप अपने पति के साथ उतने ही समय स्वर्ग में रहेंगी जितने की आपके शरीर पे बाल हैं। तो इट इज आउट एंड आउट समथिंग विच ऑल विमेन शुड स्ट्राइव टू डू। इसीलिए दिमाग में कर दिया जाता था कि माना जाता था कि अगर आप ये सब किताबें भी छोड़ दें, आप देखेंगे इंडिया के हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद आप म्यूजियम्स जाके देख लें, अब तो खैर इतने नहीं दिखने को मिलते, सती स्टोन्स बड़े हैं। सती स्टोन्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उसमें उन्होंने एक वॉरियर जो मर गया है उसकी फ़ोटो बनाई होती है, या तो वो घोड़े पे होता है या उसके हाथ में तलवार होती है या उसके हाथ में भाला होता है, ऐसा कुछ, और वो उसको हमेशा लंबा बनाते हैं। और उसके बगल में होती है उनकी सती, जिसके हाथ में कमंडल होता है जिसमें उसके अपनी ही एशेस हैं, और एक हाथ से वो ऐसे कर रही होती है, तो सती माता है। ये इतने सती स्टोन्स हैं इंडिया में, मतलब आप नेशनल म्यूजियम जाएंगे आपको सबसे ज़्यादा सती स्टोन्स ही दिखेंगे कलेक्शन में। और ये सती स्टोन्स तब बनाते थे टू मार्क कि हाँ यहाँ एक औरत सती हुई। तो जो लोग बोलते हैं कि सती, दैट इज अ मार्कर, एक सिंबल है। जैसे कि अब ग्रेव्स पे लगाया जाता है ना, जैसे क्रिश्चियंस में ग्रेव स्टोन्स लगाए जाते हैं, तो सती के लिए सती स्टोन बनाया जाता था कि हाँ यहाँ एक सती हुई है। और कई बार इसकी पूजा भी की जाती थी, और फिर औरतों को इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई तुम अगर सती हो गई तो तुम माता हो जाओगी, यू आर समहाउ डिवाइन। सो इसीलिए मैंने जब ये सब पढ़ा तो मेरा तो रिलीजन से पूरा मन उठ गया। मैंने कहा भाई हमें तो रिलीजन कुछ समझता ही नहीं है। और ये सिर्फ इसी रिलीजन नहीं, सब रिलीजन्स में है। इस्लाम को अगर आप देख लें, उसमें हिजाब का इतना बड़ा इशू है, मैं उस पर बहुत बारी बात कर चुकी हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी क्लासिस्ट एंड अ वेरी सेक्सिस्ट थिंग, मैंने इस पर लिखा भी है फर्स्ट पोस्ट में। तो हर रिलीजन में है। क्रिश्चियनिटी देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में विमेन को फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट अलाउड टू इंजॉय सेक्स। Women should only, if they are having sex, they should act as if they are not enjoying it at all. उनको कभी शुरू नहीं करना चाहिए, उनको कभी करना ही नहीं चाहिए। विक्टोरियन मोरालिटी जो अंग्रेज लेकर आए सारे के सारे, वो क्रिश्चियनिटी से आई है। तो ऑल रिलीजन्स में विमेन हैव बीन ट्रीटेड वेरी बैडली। तो मैं तो रिलीजन में नहीं मानूंगी। गॉड का पूरा कॉन्सेप्ट ही रिलीजन से आया है। गॉड का कॉन्सेप्ट बड़ा पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है। हर रिलीजन में देख लीजिए, चाहे आप रिलीजन को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब अगर बहुत शॉर्ट में अगर बात करें, क्या जी। है रिलीजन? मतलब जैसे मैं एक बार एक सवाल किसी और से पूछा था, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं महाभारत देखते हैं हम, जो जी। उसका पिक्टोरियल फॉर्म है, जी 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 तो वहाँ पे जब जो अर्जुन हैं, जो कृष्ण है, जी वो लोग कृष्ण बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। जी। तो जो धर्म की बात होती है वो मुझे लगता है सत्य और असत्य की बात होती है। अच्छा। दैट मींस जो सही है वो धर्म है और जो गलत है वो अधर्म है। पर जब आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं ना धर्म वर्ड की, जी। तो ये रिलीजन हो जाता है। धर्म मतलब आज यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल या सत्य से जुड़ा नहीं है। आज यहाँ धर्म हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इन सब से जुड़ गया है। तो वो जो शब्द का एक परिवर्तन आया है वो जानना है। रिलीजन, आप धर्म और अधर्म पूछ रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब आप गीता में धर्म अधर्म की बात हो रही है, मेरे हिसाब से तो वो मॉरलिटी इमोरलिटी की बात हो रही है। जो आप राइट और रॉन्ग, एग्जैक्टली, व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल। तो जब वो कहते हैं कि हाँ ये धर्म के हिसाब से सही है, तो दैट मीन्स दिस इज मॉरली करेक्ट, दैट इज मॉरल। ऑफन क्या होता है कि रिलीजन एंड मोरालिटी आर इंटरट्वाइंड। तो जो लोग रिलीजन में मानते हैं वो अपनी मोरालिटी रिलीजन से ही लेते हैं।
जो रिलीजन में सही मानते हैं उसको लोग फिर मॉरल मान लेते हैं, और जो रिलीजन में गलत है उसको लोग फिर इमोरल मान लेते हैं। थोड़ा एक डेंजरस स्लोप होता है, बिकॉज कल को अगर मान लीजिए आपका रिलीजन कहता है कि किसी को मारना सही है, जो कि आज लोग करते रहते हैं कि हम रिलीजन के नाम पर किसी को मार काट कर रहे हैं, किसी की लिंचिंग कर रहे हैं, किसी की शॉप चला रहे हैं, तो वो उनको रिलीजियसली मॉरल लगता है, रिलीजियसली धार्मिक लगता है, विच आई थिंक इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है धर्म का मतलब वहाँ ये है। और आज लोग धर्म का मतलब रिलीजन इसलिए मान लेते हैं बिकॉज मॉरलिटी और रिलीजन हमेशा एक साथ माने जाते हैं। इनफैक्ट ये लोग बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट रेज करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मॉरलिटी सिर्फ रिलीजन से आती है, तो उनको लगता है कि एथीस्ट लोग इमोरल हैं, क्योंकि अगर आप रिलीजन में नहीं मानते हो तो फिर आपको क्या मॉरलिटी है। जबकि एक्चुअली इट्स ऑपोजिट। मॉरलिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। आप एक ह्यूमन बीइंग की तरफ मॉरल बिहेवियर इसलिए दिखाइए क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, ना कि आपको किसी भगवान ने बोला है या आपको किसी किताब ने बोला है, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो आई थिंक दैट इज फार मोर अ मॉरल पोजिशन टू टेक देन दिस। मैं रिलीजन को कैसे डिफाइन करती हूँ, तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन को देखें तो इट विल यूजुअली हैव अ टेक्स्ट, इट विल हैव अ गॉड, इट विल हैव अ क्लास ऑफ पीपल, जो कि जैसे कि हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स हैं, जो कि अपने आप को मानते हैं और सोसाइटी भी उनको मानती है कि इनको रिलीजन का सबसे ज़्यादा ज्ञान है, ये हमको ज्ञान देंगे। और ब्राह्मण्स ने ऐसा किया भी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम संस्कृत वॉज अ लैंग्वेज जो किसी को अवेलेबल नहीं थी। संस्कृत वॉज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, तो उनको सिर्फ या तो ब्राह्मण्स बोल सकते थे या गॉड्स बोल सकते थे। इसीलिए सारे के सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी इसी में लिखे गए हैं। इससे एक्चुअली संस्कृत को डिसएडवांटेज हुआ है, आप कोई भी संस्कृत नहीं बोलता है। अगर आप इतना उसको टाइट रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स है, तो आप आई थिंक गॉड्स ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा सैडली। एंड तो ऐसे ही जैसे ब्राह्मण्स यहाँ हैं, फिर इस्लाम में ऐसे उलेमास हैं जिनको लगता है कि वो कुरान सबसे ज़्यादा उनको पता है। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई डिफाइन अ रिलीजन। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऐसे ही होता है, एंड देन एवरीबडी एल्स फॉलोज। एंड हमारे जब भी इतिहास की बात आती है, जब भी हिस्ट्री आता है, तो कुछ चीजें हैं जो बड़े जनरली नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में आती है, जैसे मुगल्स हो गए, हिस्ट्री इज इक्वल टू कभी मुगल्स करता है, फिर कभी जैसे कभी चाणक्य हो गए, जो बड़ा नाम और ऐसा इतिहास लगता है, या अशोक की कह लो, सम्राट। जी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी आते हैं, या हम मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की बात कर लेते हैं, तो लगता है हिस्ट्री की बात हो रही है। जब ये टर्म्स आ जाते हैं तो वो हिस्ट्री अपने आप बैकएंड में आ जाता है। जी हाँ, ये हिस्ट्री है, ये हमें कभी पढ़ाया गया था या कभी थोड़ा बहुत बताया गया जी। तो बहुत ज्यादा तो हम बात नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। आपको लगता है कि जो मुगल्स उन्होंने सच में हिंदुस्तान को बर्बाद किया है, लूटा है, मारा है, मतलब जिस तरीके से पिक्चराइजेशन, वो कितनी रियलिटी क्या है उस पर? उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है। आई मीन अगर आप लूटा देखें, मैं कहूँगी कि जिन्होंने हिंदुस्तान को ट्रूली लूटा है, अभी की बात अगर नहीं करें तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने लूटा है। उन्होंने जेन्युइनली लूटा है। मेरे हिसाब से लूटा की डेफिनेशन ये है कि आप यहाँ का पैसा यहाँ ना लगाएं, यहाँ से लेके कहीं और लगाएं जो आपकी होम कंट्री है। तो जैसे यहाँ से पैसा जो लंदन भेज रहे हैं और उसमें लगा रहे हैं, यहाँ का ना केवल पैसा गया है, यहाँ का मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की आर्ट आप देखेंगे ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में आज वहाँ सजी हुई है। तो यहाँ से बहुत कुछ सामान वहाँ गया, तो दैट आई थिंक इज क्लियर कट लूट। फिर उसके बाद ओवर टैक्सेशन, जो आप 70% टैक्स लगाना। फिर उसके बाद बंगाल, जहाँ कभी आज तक पूरी जिंदगी में कभी फेमाइन नहीं आया, कभी सूखा नहीं पड़ा, कभी अकाल नहीं पड़ा। अंग्रेजों के ज़माने में कितनी बारी पड़ा और कितने लोग मरे, मिलियंस में, 3 मिलियन 4 मिलियन। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अगर आप आयरलैंड में देखिए वहाँ भी ऐसा हुआ। और आयरलैंड, मतलब ये लोग बताते हैं कि जब आयरलैंड में, डबलिन में अकाल पड़ा था, तब बोट लोड्स ऑफ अनाज लंदन जा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनाज की कमी से पड़ा था, इसका मतलब ये है कि वो उनको अनाज नहीं दे रहे थे जिनको देना चाहिए। अगर आप 70% टैक्स लगा देंगे पेजेंट पे, तो उसके पास सिर्फ 30% बचेगा, उसमें से खुद क्या खाएगा और ज़मीन में क्या डालेगा, और ज़मीन में अच्छे से नहीं डालेगा तो इवेंचुअली सूखा पड़ेगा। तो दिस इज कम्प्लीटली मैन मेड। तो आई थिंक वो उसको कहते हैं लूट, एंड वो प्रॉपर लूट है, आप उसको किसी और पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। पर मुगल्स ने ऐसा नहीं किया। मुगल्स के समय में कभी भी ऐसे फेमाइन्स नहीं आए, अगर आए हैं तो बहुत ही
नेचुरल रीजन से आए हैं, और अगर आपने देखा होगा उसमें मुगल्स ने भरसक प्रयास किया है कि उसको कैसे ख़त्म कर सके। इनफैक्ट हर एक किताब में, जैसे आईने अकबरी में प्रोविजंस हैं कि अगर फेमाइन कभी आए तो क्या करना है, रॉयल ट्रेजरी को कैसे खोलना है, कितना सामान हमने देना है, क्या रिलीफ मेजर्स, तो दे क्लियरली नो कि अगर कल को ऐसा होता है तो। इनफैक्ट फेमाइन आया है तो आपको 1 साल 2 साल के लिए टैक्स की माफ़ी मिल जाती थी, राइट। तो दे हैव नो इंटेंशन कि लूट के कहीं और लेके जाए। ऐसा नहीं है कि बाबर उज़्बेकिस्तान लेके जा रहे हैं पैसा, वो यहाँ आए वो यहीं लगा रहे हैं। अकबर यहीं पैदा हुआ, शाहजहाँ यहीं पैदा हुए, जहांगीर यहीं पैदा हुए, औरंगजेब, ये लोग सब यहीं पैदा हुए हैं। इनफैक्ट अकबर भी यहीं पैदा हुए हैं, हालांकि उन्होंने अपना ज़्यादा चाइल्डहुड वहाँ बिताया है ईरान में, क्योंकि हुमायूं को भेज दिया गया था शेरशाह सूरी ने वहाँ, ही हैड रिमूव्ड हिम फ्रॉम द थ्रोन। तो ये लोग सब यहीं पैदा हुए हैं, एंड इन्होंने यहीं पैसा जो कमाया है टैक्स में 30% 40% मैक्स, वो इन्होंने यहीं पे लगाया है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है, कितनी मॉन्यूमेंट्स बनी है। मॉन्यूमेंट्स आपको लगता है उन्होंने, हालांकि उन्होंने कोई पब्लिक सर्विस के लिए मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाया, ताजमहल कोई लोगों के देखने के लिए नहीं बनाया उन्होंने, वो उन्होंने अपने पर्सनल के लिए बनाया, लेट्स बी ऑनेस्ट। और वो मॉन्यूमेंट्स आज तक भी कितने लोगों का पेट भर रहे हैं, कितने लोगों का टूरिज्म चलता है, लोग ताजमहल कहाँ कहाँ से नहीं देखने आते। चाहे 52 डिग्री टेम्परेचर हो आगरा में, फिर भी 15 अंग्रेज देख रहे होंगे ताजमहल को टिकट लेके एक्स्ट्रा, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी धरोहर है। आपका जो खाना है, फॉर एग्जांपल मुगल्स को अगर आप ले लें, जो आप प्याज की ग्रेवी बनाते हैं वो मुगल्स लाए। आपके जो पहनावा है, लहंगा जो आप पहनते हैं, कुर्ता जो आप पहनते हैं, जो ज़ुबान है उर्दू, हिंदी जो ज़बान हिंदवी है, वो उस समय शाह आलम बोला करते थे, जो कि एक मुगल रूलर थे। और बिल्कुल वैसे ही, मतलब अब तो मैं थोड़ा चालू भाषा बोल रही हूँ, बट जैसे अगर थोड़ा सा मैं इसको और खालिस कर दूँ, मतलब थोड़ा सा और फारसी इसमें डाल दूँ, तो वो प्रॉपर वो वाली लैंग्वेज बन जाएगी जो शाह आलम बोलते थे। तो वो उर्दू, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस मुगल्स के समय में ही शुरू हुई हैं। तो मुगल्स ने किसी भी तरीके से इंडिया को लूटा नहीं है। हाँ, आप कहें मारकाट, तो मारकाट किस राजा ने नहीं की? कोई बता दीजिए राजा जिसने कहा हो कि भैया मैं तो बिल्कुल मारकाट नहीं करूँगा। अशोक एक एग्जाम्पल है, बट अशोक पे आते हैं, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एंड ही टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस, कलिंग वॉर के बाद, बट उसमें भी थोड़ी एक कैविएट है। बट उनको अगर हटा दें तो कौन ऐसे राजा हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने मारकाट नहीं मचाई हो, कोई और टेरिटरी हथियाने के लिए? बिल्कुल मचाई। पर अगर आप ये सोचें कि वो मुगल्स हैं, वो मुस्लिम हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ थे, बिल्कुल नहीं। आप देखिए जहांगीर के समय में उनके सबसे बड़े एनिमी थे मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर के किंग मेकर थे, मतलब वो वजीर थे, बट उनके कहने से ही नेक्स्ट रूलर आता था, वो इतने पावरफुल थे। ही वॉज अ हबशी स्लेव। हबशी तब टर्म था टू यूज़ फॉर जो लोग इथियोपिया से आते थे, एबिसिनिया कहते थे उसको उस समय अफ्रीका में। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने काफ़ी, मतलब एज ए स्लेव आए और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ही बिकेम द वज़ीर। उनकी बड़ी अच्छी कहानी, मैंने उन पे भी एक एपिसोड बनाया है अपने चैनल पे। तो उन्होंने उनका सबसे बड़ा एनिमी थे जहांगीर, क्योंकि जहांगीर को ये था कि जब तक ये मलिक अंबर है तब तक मैं ये एरिया अच्छे से रूल नहीं कर पाऊंगा। अब मलिक अंबर के लिए कौन लड़ता था? मराठा लड़ते थे। मलिक अंबर ने इनफैक्ट जो ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो मराठा बहुत अच्छे से जानते थे, शिवाजी ने जिसका बड़ा यूज़ किया मुगलों के खिलाफ बाद में, वो मराठों को इन्होंने ही सिखाया था, मलिक अंबर ने सिखाया था। मालोजी भोसले, शाहजी भोसले, जो शिवाजी के फादर और ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इन्हीं के आर्मी में ट्रेनिंग ली थी। शाहजी इनफैक्ट वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट जहांगीर, और मराठास वहाँ डायरेक्टली जहांगीर से भी नहीं लड़ रहे हैं। जहांगीर की बिडिंग करने कौन आ रहा है? राजपूत आ रहे हैं। तो मुगल्स से राजपूत लड़ रहे हैं और मलिक अंबर से मराठास लड़ रहे हैं। इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट ऑल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्मी, जिसमें मुस्लिम भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, और वो अपने राजा को या अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं दूसरे से। तो ये आइडिया कभी भी नहीं है कि एक तो मुगल्स ने लूटा, कहीं भी आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, राइट। और ये कई लोग बोलते हैं कि अरे वो तो हज पे पैसा भेजते थे एंड ऑल ऑफ दैट। अब आप देखें चोलाज ने कितने टेम्पल्स बनवाए हैं बर्मा में, उन्होंने पैसे वहाँ भेजे हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लूट के ले गए हैं वहाँ पे भी उन्होंने मंदिर बनवाए। वो वहाँ पर उनका हज के लिए जब वो जाते हैं मेका में, उनका भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है,
तो दोनों ने अपने रिलीजियस प्लेस पे डोनेशंस की, हम भी कहीं बाहर जाते कोई हमको रिलीजियस प्लेस दिख गया हमारा अच्छा, हम डोनेट कर लेंगे। तो इसमें ये थोड़ी है कि हम लूट के लेके जा रहे हैं। तो ये जो आइडिया ऑफ लूट है ये मुगल्स के समय में तो बिल्कुल नहीं है। और ये कि वो सिर्फ मुस्लिम थे और मुस्लिम वर्सेस हिंदू था, ये भी कहीं नहीं है। इट्स अ मिक्स्ड आर्मी, राजपूत्स आर फाइटिंग फॉर मुगल्स, these people are fighting, Marathas are fighting for Malik Ambar and all of this, so it's very interesting. चाणक्य अशोक के बारे में बात करें। जी, अशोक में आ रही थी उस पे। तो अशोक इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक आई पर्सनली रियली लाइक अशोक का जो पूरा कहानी, हालांकि मुझे लगता है अच्छे से पता ही नहीं जाती है वो। अशोक इज अ वेरी एंड हमारे पास एक बड़ी अच्छी सोर्स भी है अशोक की लाइफ की, इंस्क्रिप्शंस उनकी जो है, जिसमें अशोक ऑलमोस्ट ट्रीट्स दोज इंस्क्रिप्शन की एक डायरी एंट्री टाइप हो रही हो। बड़ी इंटरेस्टिंगली उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखते हैं। जैसे उन्होंने पूरा कलिंग वॉर का जब लिखा है तो उसमें उनकी जेन्युइन आत्मग्लानि आती है। जैसे कोई एक डायरी में एंट्री कर रहा हो कि यार आज वॉर हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, इतने लोग मर गए, नो एंड ऑल दैट। सो एग्जैक्टली ऐसे लिख रहे हैं कि नो मुझे बड़ा सैड लगा एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इतने सारे लोग मर गए, मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद से धम्मा का फॉलो लोग पाथ लोग फॉलो करें। और धम्मा का डेफिनेशन ये है। अब कई लोगों को लगता है कि धम्मा का डेफिनेशन बुद्धिस्ट डेफिनेशन है, जबकि नहीं है। उन्होंने धम्मा एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था जिसमें आप बड़ों का आदर करें, आप सबसे अच्छी बात करें, आप चोरी ना करें, झूठ ना बोलें एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें। सो दैट इज अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एवरीबडी वाज टू फॉलो इट। एंड धम्म युद्ध करना था इन द सेंस कि आप विच डज नॉट ऑलवेज मीन नॉन वायलेंट। इट मीन्स कि अगर आप वायलेंस कम कर सकें तो करें। अगेन ही डज नॉट से कि आप कंप्लीट नॉन वायलेंस करते हैं, ही इज द रूलर आफ्टर ऑल। वो कैसे कह सकते हैं? वो वहाँ पे लिखते हैं कि मैं अपनी प्रोजिनी से कहूँगा, मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि आप लाइटर पनिशमेंट्स लाएं। पनिशमेंट ख़त्म नहीं करते क्योंकि फिर तो आप रूलर कैसे रह जाएंगे। कोई भी स्टेट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो मोनार्किकल हो, थोड़ी बहुत फोर्स तो सब यूज़ करते हैं टू कंट्रोल। एंड वो उन्होंने भी की, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो ही इज नेवर एडवोकेटिंग फॉर नॉन वायलेंस। बट अशोक इसलिए भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज एज अ रूलर हमको पता लगता है कि हाँ, उनको पता है कि वो एक रूलर हैं, उनको पता है कि उससे पहले वो ऐसे रूलर थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे ही इज ग्रेजुअली चेंजिंग। देन ही बिकम्स इवेंचुअली कलिंग वॉर के काफ़ी बाद देन ही बिकम्स बुद्धिस्ट। लाइक आई थिंक 2 या 3 years के बाद देन ही बिकम्स बुद्धिस्ट। लोगों को लगता है कलिंग वॉर के दिन ही बिकेम बुद्धिस्ट और समथिंग लाइक दैट। नो, उसके बाद की हमको इंस्क्रिप्शन है जहाँ वो लिखते हैं, विच इज आई थिंक 4 years बाद की इंस्क्रिप्शन मिलती है कि दो साल पहले आई बिकेम अ शाक्य। बुद्धिस्ट वर्ड नहीं यूज करते हैं वो। शाक्य एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज द क्लैन ऑफ गौतम बुद्ध। ही इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ द शाक्य क्लैन। शाक्य मुनि भी कहते थे उनको, सिद्धार्थ गौतम को। तो उन्होंने वो वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं शाक्य बन गया था 2 साल पहले। और बहुत इंटरेस्टिंगली वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर राजभोज के लिए पहले 2 पीकॉक्स और 2 डियर कटते थे, अब 1 पीकॉक और 1 डियर कटता है। So he's gradually saying कि I am trying to move towards harming animals less, जो कि I think एक बुद्धिज्म का important aspect है। But completely उन्होंने ख़त्म नहीं किया क्योंकि he's a ruler। उनके समय में खाया जाता था पीकॉक। उन्होंने फिर एक इंस्क्रिप्शन जारी करके बोला कि इगुआनास जो लिजर्ड्स वगैरह खाते हैं, जो लोग एलिगेटर्स खाते हैं, ये सब उन्होंने एनिमल्स पे उनके सेवन पे रोक लगा दी थी कि आप नहीं खा सकते ये सब। So you can see how he is trying to manage both, which is his personal belief as a Buddhist and his political belief as a ruler. So it's a very interesting thing, and I think कितनी सारी उन पे कहानियाँ बन चुकी हैं, movies बन चुके हैं, but nobody has been able to do justice to the fascinating personality that he is. पीछे वो देखने को मिलता है अशोक जी जो है, जी वो और मतलब वहीं से शायद लोग अशोक का नाम भी सुन पाते जब भी वो बचपन में यूज करते जी। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे भी अशोक का कैरेक्टर बहुत फैसिनेटिंग लगता है। ये वो ऐसा है जिसे जाना जाए, समझा जाए। बिल्कुल आई थिंक एब्सोल्युटली इज अ केस स्टडी इन अ वेरी ह्यूमेन रूलर, जो अपने आप को, जहाँ पे हमको एक बड़ा अच्छा ग्लिम्स मिलता है नॉट जस्ट ऑफ हिम एज अ रूलर बट ऑफ हिम एज अ पर्सन एंड ऑफ हिम एज अ रिलीजियस पर्सन एज वेल, एंड हाउ वो तीनों चीज़ों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। चाणक्य बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और चाणक्य is not mentioned in any of the sources, for example.
चाणक्य थे कि नहीं थे उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनफैक्ट इमेजिनरी जी बिल्कुल, मोस्ट ऑथर्स मोस्ट हिस्टोरियंस आर एक्चुअली ऑफ द ओपिनियन दैट चाणक्य वाज अ लेजेंड, बिकॉज चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भी ग्रीक सोर्सेज हैं वहाँ पे चाणक्य कोई रोल ही नहीं है, ना कोई उनका मेंशन है। मेगास्थनीज जब आते हैं, जो कि सेलिकस निकेटर के एम्बेसडर थे, उनको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था, वो किसी चाणक्य की बात नहीं करते, वो किसी ऐसे मिनिस्टर की भी बात नहीं करते जिन्होंने चंद्रगुप्त की बड़ी मदद की हो कि वो थ्रोन पे आ सके। He doesn't mention that at all. In fact, ग्रीक सोर्सेज में पोरस का नाम मेंशन्ड है, जिन्होंने सिकंदर के साथ लड़ाई की थी, जिसको बैटल ऑफ हाइडास्पिस भी कहते हैं। झेलम का जो बैटल था, बहुत फेमस बैटल था। तो ग्रीक सोर्सेज में बहुत लिखा है। एक दो आई विटनेस अकाउंट्स भी थे, कम थे बट थे, और खैर बाद में, उसके बाद में और भी काफ़ी लोगों ने लिखा। तो उसमें वो बोलते हैं कि पोरस सेंट एन आर्मी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, कि मैं तुम्हें आर्मी भेजता हूँ, तुम जाके नंदा राजा को हरा दो, राइट। तो इट वाज, जो रोल चाणक्य को बाद में लोग देते हैं वो एक्चुअली पोरस ने किया था। सो ग्रीक सोर्सेस तो ये हमको बताती हैं। एंड बुक्स लिखी गई हैं चाणक्य पर, सभी में आई मीन चाणक्य पे जो बुक्स लिखी गई हैं वो चंद्रगुप्त की मौत के 900 साल बाद लिखी गई। अर्थशास्त्र में फॉर एग्जाम्पल जो मानते हैं लोग और चाणक्य ने, उसमें चाणक्य का मेंशन नहीं है, वर्ड ही नहीं आता है चाणक्य। कौटिल्य मेंशन्ड है और विष्णुगुप्त एक बारी मेंशन्ड है। तो कौटिल्य एक गोत्र नेम है और चाणक्य भी गोत्र नेम है, दो अलग अलग गोत्र हैं। तो हो ही नहीं सकता कि चाणक्य और कौटिल्य एक ही इंसान का नाम हो, क्योंकि एक इंसान के दो गोत्र तो नहीं होते। तो आइदर ही इज कौटिल्य और ही इज चाणक्य, इज क्लियरली नॉट चाणक्य, जो भी। और ये जो भी है जिसने अर्थशास्त्र लिखी है, इसने चंद्रगुप्त के समय में अर्थशास्त्र लिखी ही नहीं। अर्थशास्त्र तो 1st सेंचुरी BCE की डेट मानी जाती है, क्योंकि उस समय काफ़ी चीज़ें ऐसी मेंशन हैं जो सिर्फ उसी समय हो रही थी। जैसे कि उस समय सिल्क को कहते थे चीना पट्टा। चीना पट्टा जो है वो नाम सिल्क का तब पड़ा जब चाइना से सिल्क हमारे यहाँ आना शुरू हुआ, विच इज़ अराउंड 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी BCE। उससे पहले नहीं था, राइट। इनफैक्ट जो चीन जो नाम है वो चीन ही चिन डायनेस्टी से आता है, जो कि 2nd सेंचुरी BCE चाइना में आनी शुरू हुई। तो इसका मतलब कि चंद्रगुप्त की मौत के 150, 200, 250 साल बाद अर्थशास्त्र लिखी गई। एंड अर्थशास्त्र भी कंपाइल एक ने की है जिसका नाम शायद कौटिल्य है, बट लिखी एटलीस्ट 4 या 5 डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है। हिस्टोरियंस तो बहुत अमेजिंग काम करते ही रहते हैं। So, क्यों सारे कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी होते हैं? कौन सा एक्चुअल कैरेक्टर आपने इंटरेस्टिंग देखा? एक्चुअल लाइफ तो बोरिंग है। जितना इन्वॉल्वमेंट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के साथ उनका दिखाया है, जी जी जी, वो मतलब फिर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड टेल, जस्ट लाइक महाभारत। महाभारत के हर कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब लोगों को लगता है, और यही एक अच्छे फिक्शनल लेजेंड की निशानी है कि आप इतना अच्छा कैरेक्टर बनाएं कि लोगों को लगे तो सच में होता ही होगा। यही तो अच्छी कहानी की निशानी है। महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं वो थे कि नहीं, उसका हिस्टोरिकल एविडेंस तो हमारे पास नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिला। बीवी लाल ने की थी हस्तिनापुर में एक्सकवेशंस, कुरुक्षेत्र में एक्सकवेशंस, कुछ नहीं मिला उन्हें। महाभारत पीरियड के जो भी महाभारत में लिखा है कि हस्तिनापुर ऐसा था, इंद्रप्रस्थ में हुई है। पुराना किला के नीचे कितनी सारी 15-20 साल से चली थी एक्सकवेशन, उनको मौर्य पीरियड के बाद कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर आप माने कि महाभारत वाज कंपोज से 900 BCE में और ये सब रहा होगा 1000 BCE में, तो 1000 BCE का तो कहीं कुछ नहीं मिला है। Nothing that corresponds. I don't think वो खून के बिना से लाल है, उनका कोई साइंटिफिक प्रॉपर्टी होगा, बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खून की, मिट्टी लाल इज नॉट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जी तो मैं इलेक्शन रिपोर्टिंग ही कर रहा था 2022 में जी, मेरठ गया था, मुझे तब नहीं पता था। मैं मेरठ गया, मुझे लगा यहाँ से 10-20 किलोमीटर ही हस्तिनापुर दूर है। मैं कहा मेरठ आए हैं हस्तिनापुर नहीं गए तो ऐसे कैसे। तो हम रात में गए जी, तो वहाँ पे हमें एक बरगद का पेड़ दिखाया और उसके नीचे एक शिव जी का जो पिंडी बोलते हैं शायद, एंड
जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने बताया कि भीम ने ये पेड़ अपने हाथों से लगाया था, जो कैरेक्टर है महाभारत में, और ये शिवलिंग वो शिवलिंग है जिसकी पूजा पांचों पांडव करते हैं। यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये लेजेंड ना बड़ा, पता नहीं कोई गाइड सभा रही होगी कहीं, बहुत गाइड्स ने मुझे बताया है, साउथ में बड़ा है ये। मैं कई बारी गई हूँ, लाइक आई हैव गॉन टू अ टेम्पल, वो मुझे बीच में ले आएंगे कहीं एक जगह जहाँ पे ऊपर में बड़ा अच्छे से सीलिंग बनी होगी, एक जैन टाइप सीलिंग बनी होगी, उसके नीचे वो बोलेंगे यहाँ पर द्रौपदी और 5 पांडव ने हवन किया था। अच्छा नहीं, आपको कैसे पता? बस हमें तो पता है, सब लोग बोलते हैं। और ऐसे मैंने कई बार सुना है, हम लाइक क्लियरली द्रौपदी और 5 पांडव बहुत ट्रैवल किए अपनी लाइफ में। लिटरली एवरी सेकेंड प्लेस में एक टेम्पल है जहाँ द्रौपदी पांडव ने हवन किया। सो ये लेजेंड बहुत है। एंड बट अगेन, अगर आप, लेजेंड्स आर ग्रेट, आप करें लेजेंड उसको, बट एज लॉन्ग एज यू नो दैट लेजेंड इज नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट में आर्कोलॉजिकली स्पीकिंग महाभारत का में कुछ मिला ही नहीं है। महाभारत पीरियड का ये जो सब डिस्क्रिप्शंस हैं, और आई थिंक महाभारत इतना बढ़िया एपिक इसीलिए है क्योंकि वो फिक्शनल है। नॉन फिक्शन बड़ा बोरिंग होता है। अब इन आप कोई भी नॉन फिक्शन का किताब उठा लें और कोई एक फिक्शनल किताब उठा लें, ऑटोमेटिकली दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड इट विल क्रिएट कैरेक्टर्स विच स्टे। अब हैरी पॉटर को कल 500 साल बाद कोई लोग असल मान लें और उसके कहने पर एक्सकवेशन करने लग जाएं, इसका मतलब ये थोड़ी है हैरी पॉटर बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर है, रिलेटेबल है, बहुत अच्छा लगता है। मानना पड़ता है लोगों कि हो सकता है हुआ हो, लोग फेक हॉगवर्ट्स बना रहे हैं, मेरा लेटर कब आएगा हॉगवर्ट्स का एंड ऑल ऑफ दैट, इसका मतलब ये थोड़ी है हैरी पॉटर रियल है। सो गुड फिक्शन की निशानी ही ये है कि वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे कि हो सकता है हो। बट इतना स्ट्रॉन्ग फिक्शनल कि जिसने आज पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस या पॉलिटिकल सिनेरियो को राम और कृष्ण के आसपास घुमा दिया। जी जी जी, और मतलब और चाणक्य के आसपास भी। हाँ। और आज जैसे राम मंदिर बन गया है अयोध्या में जी, अगला मथुरा में जो मस्जिद है उसको तोड़ने की तैयारी। जी तो जी, अगर फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए इतना कुछ हो सकता है तो मुझे लगता है लाजमी है कि इन पे रिसर्च करी जाए और स्टडीज हो वास्तव में, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ इनको निकाला जाए बाहर की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको रेगुलेट इस तरीके से किया जा रहा है, आप देखिए कि मथुरा में अगर वो जो मस्जिद है जैन के साइड में, अगर वो तोड़ी जाती है या उस पर केस चलता है या फिर उसकी वजह से राइट्स होते हैं या फिर लोग मरते हैं या कम्युनल हार्मनी खत्म होती है, तो वो एक फिक्शनल चीजों की वजह से इतना कुछ होना मुझे लगता है लोगों का माइंड वॉश नहीं। आई थिंक मोर देन फिक्शनल वो फेथ की वजह से होता है, एंड फेथ को यूज करना एक पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से होता है। ये जो आइडिया आ रहा है आज कि हर एक साइट या हर एक मंदिर के नीचे, हर एक मस्जिद के नीचे एक मंदिर है एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक ये आइडिया डीप कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री से आता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें, अगर आप सिर्फ मुगल्स को देख लें, तो रिचर्ड ईटन की एक स्टडी हुई थी। अब उन्होंने कितने मंदिर तोड़े, रिचर्ड ईटन के हिसाब से सिर्फ 80 मंदिर तोड़े गए। और अगर आप आज देखेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो कम से कम भी करोड़ों मंदिर तोड़े गए, क्योंकि इसका कोई फैक्ट बेसिस नहीं है। आप कहाँ ढूंढ पाएंगे फैक्ट? जैसे कि अभी ज्ञानवापी में हुआ था, मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जो एएसआई ने रिपोर्ट दी। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद इज अ वेरी गुड एग्जांपल। में बिफोर आई कम टू ज्ञानवापी, बाबरी मस्जिद में प्रूव ही नहीं हो पाया था कि जो मस्जिद के नीचे स्ट्रक्चर था वो मंदिर था या कुछ और था, या उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में प्रॉपरली लिखा गया है कि डिस्ट्रक्शन का एविडेंस तो प्रूव कर ही नहीं पाई है एएसआई कि इससे पहले जो भी था उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और ये भी नहीं प्रूव कर पाई है कि जो भी नीचे था उसी का मलबा ऊपर यूज हुआ है। इनफैक्ट वो मेल नहीं खाते थे, क्योंकि और बाबरी मस्जिद में तो ये बहुत आसान हो गया था ना, सैडली, क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था तो आप फिर नीचे खोद सकते थे। तो जब उन्होंने खोदा तो उनको मिला कि डिस्ट्रक्शन का तो कोई एविडेंस ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उसमें 2 ऑब्जर्वर्स थे, प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा एंड प्रोफेसर जय मेनन, उन्होंने एक पेपर लिखा है, EPW में भी है वो। उन्होंने बोला था कि उनके हिसाब से उनको एक मस्जिद की वेस्ट वॉल मिली थी, वहाँ मंदिर नहीं मिला। What they found is the west wall of the masjid. और इनफैक्ट उन्होंने अपने पेपर में ये भी लिखा है कि एएसआई ने पिलर बेसिस अपने आप से क्रिएट किए थे, वहाँ थे नहीं।
सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग. एंड ये क्यों हो रहा है? ये अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करना ना. दिस इज ऑल हैपनिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि हम ये आइडिया क्रिएट करते हैं कॉन्क्वेस्ट का, और ये कह दें कि जैसे मुगलों ने पता नहीं कितने सारे मंदिर तोड़े, वैसे ही मुसलमान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं. काफ़ी समय से इन्होंने हमको ऑप्रेस किया है, और हम हर चीज़ को एक कम्युनल स्पिन दे दें. क्योंकि डेवलपमेंट पे तो हम बात करेंगे नहीं ना. हम बात नहीं करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे, हम बात नहीं करेंगे हंगर पे, हम बात नहीं करेंगे पॉवर्टी पे. कल को लोगों को अगर समझ आ गया कि ये कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री यूजलेस है और इससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर मुद्दों की बात होगी. और फिर वो मुद्दे तो इन्होंने प्रिपेयर नहीं कर रखे, वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्वेश्चन. आपको लगता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत खतरनाक माहौल रेडी कर रहे हैं? हो सकता है कल गलियों में अगर कोई कुछ बेचने वाला मुसलमान आ जाता है तो हिंदू उसको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और कल को हिंदू कर जा रहे हैं. मतलब क्योंकि आज छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो गुस्सा पनप रहा है लोगों में, मतलब इंटॉलरेंस. अभी जो राम मंदिर का वो हुआ था कार्यक्रम, उसके उद्घाटन का जी, प्राण प्रतिष्ठा का हुआ है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक मेल आया था धमकी का कि बॉम्ब से उड़ा देंगे. जी तो उसको चेक कराया तो पहले खबर चली गई कि मुसलमानों ने धमकी दी. जी जी मैंने सुना. जब वो चेक हुआ तो पता हिंदू ही चला कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही वो किसी को पैसे देकर ये काम करवाया. बिल्कुल. तो जिस तरीके से एक धर्म को इस तरीके से टारगेट करके पूरा प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल, वो आने वाले टाइम में सहनशीलता खत्म कर देगा. किसी को भी नाम सुनने के बाद वो चिढ़ खत्म स्टार्ट हो जाएगी. जी बिल्कुल. तो वो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या करें इसके? तो देखिए, एक्चुअली क्या है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये जो हेट्रेड है, ये मैन्युफैक्चर्ड हेट है. अगर आप 4000 साल की इंडियन हिस्ट्री देखें, उसमें ये हेट नहीं मिलती है. उसमें तो कहीं एग्जाम्पल नहीं है कि औरंगजेब ने अगर कोई मंदिर तोड़ दिया तो किसी हिंदू ने जाके किसी मुसलमान की शॉप जला दी. वहाँ तो ये आइडिया नहीं है. दिस आइडिया जस्ट डजंट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. देयर इज ऑलवेज दिस आइडिया कि जो औरंगजेब कर रहा है उसका ग्राउंड रियलिटी में कोई लेने देने है. वो राजा है, वो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, जो भी कर रहा है. हाँ, उसका सही गलत कर सकते हैं, आपको सही लगे गलत लगे. इनफैक्ट औरंगजेब ने जितने भी मंदिर तोड़े हैं, उससे ज़्यादा मंदिरों को पेट्रनाइजेशन दिया, बहुत कम लोगों को पता है. हमारे पास 25 से 30 फरमान मौजूद हैं औरंगजेब के, जहाँ पर वो किसी मंदिर को या तो पेट्रनाइज कर रहे हैं, आप मतलब पैसा दे रहे हैं, या फिर कोई पार्ट बना रहे हैं. इनफैक्ट बालाजी का एक मंदिर है चित्रकूट में, चित्रकूट बालाजी मंदिर, वो वहाँ पर इतना बड़ा फरमान उन्होंने फ्रेम करके रखा हुआ है औरंगजेब का, जहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि औरंगजेब यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर ये लैंड इन लोगों को दिया. उस समय जो महंत थे उसको दिया, उनका नाम है वहाँ पर, और उनको उस पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी. और उन्होंने, कई लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने एक वहाँ पर अपना ऑफिसर भी छोड़ा कि जब तक ये पूरा मंदिर नहीं बन जाता तुम इसका सुपरविजन करो. और कितना उन्होंने पैसा दिया इसके लिए वो भी सब लिखा हुआ है. और बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस जो हैं, इरफान हबीब, अतहर अली, उन सब ने प्रॉपरली देखा है और उन्होंने जांच के ये पता लगाया है कि जो उस पर स्टैंप लगी है, जो मुहर-उज़ुक है मुगल्स की, वो एक्चुअल मुगल मुहर-उज़ुक ही है, जेन्युइन है, इट्स नॉट अ फेक फरमान. तो और ऐसे कितने और फरमान हैं जो औरंगजेब ने दिए. शत्रुंजय के टेम्पल्स में, जैन टेम्पल्स को ले ले, जैन तो बहुत खुश रहते थे औरंगजेब से. जैनों ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं. एक जैन थे, उन्होंने लिखा था मर्दानो और महाबली औरंगशाही नारंदा, मतलब somebody who is masculine and very powerful, the king औरंगजेब. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं कि इनकी रेन में सबको अपनी रिलीजन फॉलो करने की छूट है. एंड दिस इज बिफोर औरंगजेब डाइज. Sorry, this is after Aurangzeb has died. तो मतलब there is some have been written जब औरंगजेब जिंदा है और तब जब वो मर गए. तो you can see कि दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं. अगर औरंगजेब के समय में लिखने से डर रहे थे लोग, तो औरंगजेब के जाने के बाद तो लिख ही सकते थे ना. तब भी they are giving a very positive picture. इनफैक्ट ये जो आइडिया है कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ा, ये आपको सिर्फ फारसी सोर्सेज से मिलेगा. संस्कृत सोर्सेज, जैन सोर्सेज तो ये सब लिखती ही नहीं है. संस्कृत सोर्सेज, जैन सोर्सेज लिखी, औरंगजेब बेस्ट है.
तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट आइडिया ओवर देयर, क्योंकि उनको पेट्रोनेज मिल रही है, औरंगजेब उनको पैसे दे रहे हैं कि हाँ भैया आप अच्छी किताब लिख लें, आपने किताब लिखनी है तो आप ये लिख लें, तो उनको लग रहा है हाँ भैया हमारे लिए तो अच्छा काम हो रहा है, हम तो अच्छा ही लिखेंगे। हमारे समय में तो कोई कुछ नहीं टूट रहा है, हमारे सर का घर नहीं टूटा, हमारे यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, तो हम तो अच्छा ही लिखेंगे उनके लिए। सो ये जो आइडिया ये हेट मैन्युफैक्चर्ड है। अब ये मैन्युफैक्चर बाबरी मस्जिद के टाइम से मैन्युफैक्चर हुई है, आरएसएस के आने से मैन्युफैक्चर हुई है। अंग्रेजों ने पहले शुरू की थी हमारी कमर्शलाइज करके हिस्ट्री, और हमको इसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आरएसएस ने इसको पकड़ लिया, और उसके बाद, और आरएसएस भी अंग्रेजों के समय में ही बॉर्न हुई है, तो वही आइडिया लेके बॉर्न हुई है कि हिंदू और मुस्लिम और हिंदू राज करेगा। पॉलिटिकल बाबा लोग तो हाँ, वो तो अपॉर्चुनिस्ट हैं ही, वो तो बीच में आ जाते हैं क्योंकि उनको तो उनकी दुकान चल रही है। मुसलमान अगर स्टेज पे बोलते हैं ना कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे हिंदुस्तान को, जी, तो पूरा बवाल मचा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहीं जब खुलेआम ये लोग हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर एक दूसरे पक्ष से सुनना चाहते हैं कि हम शांत हैं, तुम बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा, ऑफ कोर्स उनको भुगतना पड़ेगा, बट यू सी अगर आपकी गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेगी और डेवलपमेंट की नहीं बात करेगी, तो कल को हिंदू को भी जॉब नहीं मिलेगा, कल को हिंदू भी गरीब होगा, और कल को हिंदू के बच्चे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप हर दिन क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, या फिर आप डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, आप मुद्दों पे भी बात करना चाहते हैं। तो आई थिंक वो दोनों को बेनिफिट करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर देश प्रगति करेगा तो दोनों को बेनिफिट होगा, और अगर यही हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा तो फिर यही सब होता रहेगा। मुसलमानों को तो खैर बहुत सैड, उनको तो वो भुगतना पड़ेगा ही, पर हिंदू लोग भी फिर नहीं खुश रह पाएंगे ना ऐसे हमेशा के नफरत के माहौल में, और फिर वो माहौल जहाँ डेवलपमेंट की बात ही ना हो रही है तो क्या फायदा। कुछ क्वालिटी रिव्यूज पे आपका तो अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं? आई थिंक ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मुझे तो लगता है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स टू ओवरटेक द बीजेपी. Kejriwal is one person. I think he has a very long career ahead. बीजेपी को नहीं लगा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने से ऐसा उनके मतलब इट विल बैकफायर दैट मच. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. उसके बाद जो आके उन्होंने स्पीच दिया वाज वेरी गुड. आई थिंक आज के इंडिया में एक्चुअली ऑपोजिशन वो ज़रूरत है जो बेबाकी से बात रख सके, जो एक्चुअल प्रॉपर चीज़ें बोल सके. ये नहीं कि हम ये नहीं बोलेंगे या वो नहीं बोलेंगे, हाँ डरेंगे, वो नहीं होना चाहिए. तो वो आई थिंक अरविंद केजरीवाल डज दैट, एंड आई हैव होप्स फॉर हिम. आई होप कि कुछ अच्छा करें लाइफ में. हाँ, उनके भी काफ़ी शॉर्टकमिंग्स हैं. वो भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व करते रहते हैं. तो माहौल ऐसा बना दिया तो आपको लगता है मुझे मैंने नहीं संभाला तो मुझे भी करना है. जी. I actually like राहुल गांधी a lot. एक तो मुझे उनका मतलब जो बात करते हैं काफ़ी रैशनल लगती है. आई थिंक ही इज़ ग्रोन एज अ पॉलिटिकल लीडर a lot. पहले इतने इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वो जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, he really came across as a hero in that. I think no doubt about that. तो उनका भी, and more than him, I have a lot of hope with Priyanka Gandhi. As a woman, I can relate with her far more. And I would really like to see her as the Prime Minister someday. Why not? She has a lot of potential in her. बहुत अच्छे speeches देती हैं वो, तगड़े speeches देती हैं वो. And I find that really inspiring. I think Narendra Modi as of now is a lazy political leader because वो सिर्फ एक ही मुद्दे की बात करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम. अभी आप उनके कैंपेन सुन लें, इलेक्शन सबसे ज़्यादा मेन इशू वही है. मंगलसूत्र की बात हो रही है, मुजरा कर लो, ये सब. It doesn't really suit the Prime Minister's position to say all this. So एक तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि बहुत लेजी है. अगर आप एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट, चाहे आपका फिर उस पर कोई भी ओपिनियन हो, बट मुझे लगता है कि आई थिंक बिकॉज बीजेपी डज नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू टॉक अबाउट, तो वो यही बात करते रहते हैं. बिकॉज आई थिंक दिस इज द ओनली वे दे थिंक दे कैन गेट वोट्स, एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी अपेरेंट. मतलब गेम सबको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि और तो कोई बात हो ही नहीं रही है.
तो और भी मेरे बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बट आई थिंक ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तो आई एम गोना रिजर्व माय ओपिनियंस, क्योंकि एज द प्राइम मिनिस्टर वो आई मीन आई थिंक एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट हिम। अभी रिजल्ट आने वाला है 4 जून को 2024 इलेक्शंस का, क्या लगेगा? मेरी तो होप ये है कि नफरत हारे और हारमनी जीते, एंड मैंने भी अकॉर्डिंगली वोट दिया है नफरत के खिलाफ, एंड आई एम होपिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने नफरत के खिलाफ वोट दिया होगा। और ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि देश को 2 रिलीजन्स में बांट के हम वोट बटोर लें, उसको नकारा होगा, एंड आई होप दैट विन्स। बट नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया अभी किसी भाषण में कि गांधी जी को कौन, एक इंटरव्यू में बोला गांधी जी को कौन जानता है, जो उनकी फिल्म आई गांधी उसके बाद लोग जाने। इट इज हिलेरियस। मैं आई वांटेड टू ट्वीट दिस, बट आई थिंक बहुत लोगों ने काफी बोल भी दिया था। नेल्सन मंडेला न्यू अबाउट गांधी मच बिफोर द फिल्म केम आउट। नेल्सन मंडेला की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वाज गांधी। जब वो अपार्थाइड के लिए लड़ रहे थे, अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, तब उन्होंने, उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उस गांधी है, उन्होंने गांधी के नॉन वायलेंट वेज को बहुत आगे रखा। नैम के कितने सारे लीडर्स थे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, डॉक्टर सुकारनो, अब्दुल जमाल नासिर, मार्शल टीटो, दे ऑल हैड गांधी एज देयर इंस्पिरेशन। तब तो मूवी नहीं आई थी। गांधी, टाइम मैगजीन हैड ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट गांधी। जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सॉल्ट मार्च खत्म किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। शुरू में उन्होंने बोला था कि ये तो 2 कदम भी नहीं चल पाएगा, क्या तू ये पतला सा है, एकदम ऐसे करके चलता है, कपड़े भी प्रॉपर नहीं पहनता एंड ऑल ऑफ दैट। बट जब वो उन्होंने 2 दिन हो गए और वो चलते गए, तो टाइम completely changed and they were like, Gandhi has really done it, and the British should really fear somebody like this because he has a lot of resolve. So बहुत लोग उनको जानते थे। ये क्या मतलब आइडिया है कि मूवीज से लोग जानते हैं ऑल दैट। मतलब उस इंसान को शायद फादर ऑफ द नेशन का जो टाइटल है, उसे पुकारना भी वो फिल्म के पहले था। बिल्कुल ही वाज अ महात्मा। उनको महात्मा का टाइटल बहुत पहले मिल गया था। इनफैक्ट दे वर लेजेंड्स। ये पूरा इस पे बहुत काम हुआ है हिस्टोरिकली। लेजेंड्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये आइडिया था कि जिस भी विलेज में गांधी जाएंगे, उस विलेज में लोग अपने आप से ठीक हो जाते थे, चाहे उनको कितनी भी बीमारी हो, क्योंकि वो उनका महात्मा का कल्ट था। लोग लगता जेन्युइनली महात्मा है, उनको लगता था कि ही इज मैजिकल देयरफॉर। तो एक वो होता है ना आइडिया कि जब आप लीडर इतना बड़ा हो जाता है तो आप उसको ऑलमोस्ट डिवाइन मान लेते हैं ऑल ऑफ दैट। आजकल भी सैडली देखने को मिलता है। तो गांधी के समय में भी था ये। तो उनको तो काफ़ी समय से महात्मा का टाइटल माना जाता है। बापू का काफ़ी लोग बोलते थे, उनको हमेशा से बोलते थे। हिस्ट्री में या आप बर्चक यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे बड़ा ऐसा फैलाया जाता है कि गांधी वर्सेस भगत सिंह किया जाता है, अपोजिट खड़ा करा जाता है। जबकि मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था कि पहली बार रोड पे आने का रीजन भी भगत सिंह का महात्मा गांधी थे। बिल्कुल। Gandhi is not only inspired Bhagat Singh, Gandhi has inspired a whole generation of revolutionaries. There were many who thought कि जो गांधी बोल रहे, दाक्षायणी वेलुथन for example, she was the first member, first Dalit woman member, अपने आप में बहुत बड़ी achievement है, to the Constituent Assembly. She used to hold Gandhi as an inspiration. She said the reason why I got interested in whatever I do is because of Gandhi. Gandhi had a very positive hold on her. Gandhian socialism was something that she was really into. तो बहुत लोगों को इंस्पायर किया, एंड सब वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, पीपल यूज्ड टू रीड। बिकॉज गांधी के जो भी अपने ओपिनियंस रहे हो, एंड आई थिंक मैं उस पर भी बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। हिज ओपिनियन ऑन विमेन वर वेरी प्रॉब्लमैटिक, हिज ओपिनियन ऑन कास्ट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, बट अगर आप उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन देखें, आई थिंक देयर इज नो वन एल्स दैट कंपेयर्स। बिकॉज टू बी एबल टू ब्रिंग टुगेदर अ नेशन, galvanize the nation, it's such a big nation, कितनी diversity है आप सोचें, उनको सबको साथ लाना for one single purpose कि हमको अंग्रेजों को भगाना है। I think that is something that very few people can do, and Gandhi managed to do that, and I think that is an achievement for the ages. बहुत सालों बाद भी शायद कोई नहीं कर पाएगा ये इतनी फिनेस से, इतनी आसानी से, और वो भी without using any violence। ये नहीं कि हम किसी को मार काट कर बिठा रहे हैं, बिल्कुल, by using and constantly talking about non-violence. I think that's a
huge achievement in itself. थैंक यू वेरी मच, इतनी सारी बातें बिल्कुल, thank you. I had बहुत सारी बातें की हैं fun. हमने, और हर मुद्दा 1-1.5-2 घंटे में कवर नहीं किया जा सकता, बिकॉज हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बोलने में वो छोटा सा शब्द है। और ज़्यादातर जिन टॉपिक्स पे हम बात कर सकते थे आप तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, हमने पहुंचाई है। और हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि आपको हमारी हर बात पसंद आएगी और आप हमारी हर बात से सहमत करेंगे, मगर हमारा कर्तव्य है आप तक ये सब पहुँचाना, ताकि आप कुछ जान पाएँ, कुछ नया सीख पाएँ। तो अगर आपको अच्छी लगी है बातें तो बिल्कुल अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाइए, और अगर कोई बात नहीं पसंद भी आई तो भी आप अपना नाराजगी कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं, हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि आपको हक है नाराज होने का। मगर बहुत मेहनत लगती है ऐसी बातचीत करने में और वीडियो बनाने में, आप तक पहुँचाने में। तो जो भी लोग इन टॉपिक से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, उन्हें बताइए, वो देखें, 4 नई बातें सीखने को मिलेंगी। बाकी अपना प्यार बनाए रखिए, जल्दी मिलेंगे अगले नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।